नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीस 9 गोकुलम में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं जीस 9 गोकुलम की रहस्यमयी गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 6, अब देखो अबीर सिंघनिया तुम्हारे साथ क्या करता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, फोल्डेड हैंड्स। अब आगे, अरबाज ने सेहर को अपने कार की डिग्गी में बंद कर दिया था। सेहर का थप्पड़ के वजह से कोई भी होश नहीं था, उसके होठों से खून निकल रहे थे और आंखों के सामने अभी अंधेरा। डिग्गी में बंद करने की वजह से उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वह अपनी बची हुई शक्तियों से अपना हाथ कार के दरवाजे पर हल्का मारते हुए वह अरबाज से रिक्वेस्ट करने लगी, वो इस डिग्गी को खोल दे, उसे घुटन हो रही है। पर अरबाज ने ऐसा नहीं किया। पर अरबाज सेहर के इन सारी बातों की परवाह किए बिना ही डिग्गी पर ही बैठे अपने सिगरेट को जलाए पीने लगा था। सेहर लगातार कार के अंदर से अपना हाथ मारे जा रही थी। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लगा था। वजह था ऑक्सीजन न मिलाना और डिग्गी जैसी बंद जगह रहना। अचानक कार को डिग्गी खुल गया। सेहर ने एकदम से उसने एक लंबी सांस खींची और अपनी हल्की खुली आंखों से ऊपर देखने लगी, जहां उसे अरबाज नजर आया। उसने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर सेहर को बाहर निकलना चाहा और कहने लगा, अंडस को दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना। तुम्हें अच्छे से पता है सेहर, ये दुनिया लोग यूं ही कहते हैं बड़ी है, पर जितना मैं जानता हूँ बहुत ही ज्यादा छोटी है। जहां भी जाओगी मैं ही मिलूंगा। तुम्हें पता है मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें खोना नहीं है। आई एम सॉरी सनम, गुस्सा तुमने दिलाया, वजह भी तुम ही हो इसके लिए। बाहर आ जाओ। तुम्हें पता है ना मुझे एक बार जब गुस्सा आ जाता है। कहते हुए अरबाज बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाए सेहर को कार से बाहर निकालने चाहा। सेहर ने गुस्से से अरबाज के हाथों को पकड़कर पूरे गुस्से में ही उसने अपने दांतों को हिला दिया। अरबाज जोर से चीखते हुए अपने हाथों को छुड़ाए पीछे जाकर देखने लगा, जहां से सेहर के दांत काटने की वजह से खून निकल रहा था। सेहर खुद को संभाले डिग्गी से बाहर आ गई। सेहर का पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा था। थप्पड़ से उसकी होठों से खून निकल रहा था। गुस्से में सनम इस वक्त ऐसा लग रहा था वह अरबाज की जान ले लेगी। वह इसी गुस्से में अरबाज की तरफ बढ़ी। अरबाज अपना दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए एक स्माइल करने लगा। इस तरह अरबाज को स्माइल करता हुआ देख सेहर अपनी जगह पर थम गई। अरबाज अपना दूसरा हाथ दिखाते हुए अंडस को, ठीक है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आखिरकार मैंने गुस्से वाला काम भी तो किया है। मेरी तरफ देखो जान, लुक एट मी। कहते हुए अरबाज वह सेहर की तरफ बढ़कर उसने सेहर के चेहरे को अपने हाथों थाम लिया और अपना अंगूठा सनम के होंठों पर फेरने लगा, जहां से खून निकल रहा है। अरबाज सेहर के खून साफ करने लगा। सेहर अरबाज के इस मैनिपुलेटिंग गेम को देख रही थी। ये इंसान, सेहर गुस्से के साथ ही उसने अपना चेहरा अरबाज से छुड़ाना शुरू कर दिया। अरबाज अपना दूसरा हाथ दिखाते हुए काफी नरमी के साथ अंडस को, हम जान कोई बात नहीं, तुम इस पर अपना गुस्सा निकाल सकती हो, तुम्हें पता है ना, मैं बस डैड को दिखाना चाहता हूँ, मेरा फैसला गलत नहीं है, तुमसे प्यार, मैं तुम्हें कैसे खो दूं अंडस को। कहते हुए अरबाज बिल्कुल किसी पागल की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में एक जुनून साफ था। वो सेहर के फहद पर किस करना चाहा। गुस्से से लाल हुई सेहर ने तुरंत ही अपना पैर अरबाज के पैरों के बीच मार दिया। अरबाज ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ अपने प्राइवेट पार्ट के आगे रखकर दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिरा पड़ा। सेहर अपने चेहरे पर से अपने आए बालों को हटाते हुए अपनी उंगली दिखाकर अरबाज से, अंडस को प्यार में केयर की जाती है, उससे चोट नहीं पहुंचाया जाता, उसके फैसले की कदर की जाती है, उसके साथ जबरदस्ती नहीं किया जाता। अरबाज, जितने गिरे हुए तुम हो, तुम्हारी बातें भी उतना ही ज्यादा गिरी हुई है। मेरे साथ दोबारा ये करने की गलती भी की तो तुम्हें जान से मार दूंगी। आज से हमारे बीच जो भी था मैं उसे खत्म करती हूँ। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा ये मासूमियत के पीछे के शैतान को देख लिए है मैंने। कहते हुए सेहर नफरत के साथ ही अरबाज को देखने लगी। अरबाज दर्द में चीखते हुए सेहर से, अंडस को, ओ गुस्सा करना अच्छी बात है जान, इतना भी क्या गुस्सा था कि तुमने हमारे आने वाले खानदान पर वार कर दिया। उफ, हमारे बच्चे कितनी जोर से लगी है। कहते हुए अरबाज अपने हाथों को हटाए दर्द से खड़े होने की कोशिश करने लगा। अरबाज की बातें सुनकर सेहर का गुस्से से चेहरा लाल होता जा रहा था। उसका जी चाह रहा था वो वही एक पत्थर उठाए अरबाज के सर पर दे मारे। ये वही अरबाज बच्चे की बात कर रहा है जिसने सेहर के पेट पर बेरहमी से लात मारा था। सेहर ने बस पानी आंखें बंद कर ली।
पर वो अरबाज को जानती थी कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो बस वहां से निकलना ही ठीक समझा। अरबाज ये देख जोर चीखते हुए अंडस को, कल हम कैंटीन में मिलेंगे जान, ये अपने साथ ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा अंसारी। सेहर अरबाज के किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर ही भागते हुए अपने आंसू पोंछ सिद्दीकी हाउस के अंदर चली गई, जहां उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहां पूरी फैमिली रात के डिनर के लिए टेबल पर बैठी हुई थी। सेहर की नजर सेहर के चाचू और उसकी चाची के साथ उसके कजन पर पड़ी, जो उसे देखकर उन्होंने अपनी भावे चढ़ा ली। रिदा सेहर को कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। सेहर को समझते देर न लगी। वो रात के इस वक्त जरूरी किसी कॉलेज के लड़के के साथ या कहीं पार्टी में होगी। सेहर को ऐसे आता हुआ देख उसकी आंटी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उंगली से इशारा करते हुए अंडस को, लग गई आपकी शहजादी साहिबा, देख लिया आपने, रात की इस वक्त ना जाने कहां से आ रही है। आपने तो इसे ऑफिस का कोई काम दिया था ना, पूरा शहर घूम लिया होगा, आपके पैसों से लगता है डिनर भी बाहर से करके आए हैं। क्या इसे जरा फिक्र थी कि आपने खाया है भी या नहीं। सेहर अपनी आंटी को देखते ही उसने अपने दांत पीसना शुरू कर दिया। यही औरत जो सेहर की सारी खुशियां निगल गई। उससे कहीं ज्यादा अफसोस तो सेहर को अपने अंकल को देखकर हो रही थी, जो अपने हाथों से सेहर के आंटी को चुप रहने का इशारा किए जा रहे थे और अपने कुर्सी से उठकर आकर सेहर से अंडस को, सेहर कहाँ थी पूरा दिन, आपको याद नहीं घर की खाने की लिस्ट बनाना और ब्रेकफास्ट डिनर ये सब कुछ सर्वेंट को ऑर्डर्स देना कि क्या बनेगा, पूरी फैमिली की पसंद का ध्यान रखना अपना आपका काम है। तभी सेहर की चाची बीच में आकर कहते हुए अंडस को, जी काम नहीं गुलामी है, इसकी गुलामी, बोल दीजिए ये अपने कमरे में चली जाए, आज इसे रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और क्यों कहा आपने यह ऑर्डर देगी सर्वेंट को, ये भी उन नौकरों में से एक है। एक तो इस महंगाई के जमाने में किसी को 2 रुपए देना भी लोगों को मंजूर नहीं, हम तो इसका खर्चा उठा रहे हैं, ये हमारी फैमिली मेंबर्स में से नहीं है। मैं बोल देती हूँ सिद्दीकी साहब, खबरदार जो आपने इसे फैमिली मेंबर कहा। सेहर की आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भरी हुई थी। वह अपने कांपते हुए हाथों को अपने दूसरे हाथों से संभाल रही थी कि तभी उसने अपनी नजरों को उठाया और अपनी चाची की आंखों में देखते हुए अंडस को, मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ और आप मेरे खर्चे नहीं उठा रही है। मैं ऑफिस में इंटर्न की हैसियत से काम करती हूँ, उसके बाद कॉलेज की कैंटीन में भी कॉलेज की फीस से लेकर अपने खर्चे तक मैं खुद अपने पैसों से देती हूँ। अंकल क्यों है ना, बोल दीजिए आंटी से आइंदा मुझे ये ना बताया करे कि यह मुझ पर कितने खर्च कर रही। ये सुनते ही सेहर की आंटी की आंखें पूरी तरीके से गुस्से में लाल हो गई। वह तुरंत ही गुस्से के साथ सेहर की तरफ बढ़ी थी कि सेहर के अंकल उसके बीच में आकर सेहर की तरफ अंडस को, बस बहुत हो गई बातें, भूख लगी है मुझे, चलो आज आप सब डाइनिंग टेबल पर और आप प्लीज खुदा के वास्ते चुप हो जाए बेगम साहिबा। सेहर की आंटी गुस्से से वहां से उन्होंने फ्लावर पॉट जमीन पर पटक दिया और सेहर को देखते हुए अंडस को, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस नौकर के साथ में डिनर नहीं करूंगी, इसकी इतनी हैसियत कि यह मुझे अपनी आंखें दिखाएगी और आप ये सब कुछ सामने से देख रहे हैं। यह मुझसे जबान लड़ा रही है, धोस दिखा रही है कि यह जॉब करके अपने खर्चे निकालती है। अरे मर गई होती है अगर हमने इसे पाला नहीं होता, काश हमने इसका गला उसी दिन दबा दिया होता जिस दिन जिसके माँ बाप हमारे माथे मत कर गए थे और न जाने कहाँ जाकर मर गए। ये सब सुनकर सेहर की उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तुरंत ही वहां से अपने कमरे की तरफ भागने लगी, जहां से सर्वेंट एरिया की तरफ एक छोटा सा कमरा सेहर का था। वह फैमिली मेंबर थी पर उसे घर में सर्वेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं माना जाता था। सेहर गुस्से के साथ ही अपने उस छोटे से रूम में जाकर बैठ गई, जहां एक बेड और एक छोटा सा टेबल और दूसरी तरफ एक अलमारी था। वह पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो चुकी थी। उसका जी कर रहा था वह भी अभी जाए और अपनी आंटी से जाकर बोले, पर वह क्या जवाब देती। समझाया इंसानों को जाता है, जब किसी इंसान के अंदर शैतान वाले जज्बात आ जाए तो वह खुद को खुदा ही मानता है, औरों को पैरों की धूल। सेहर अपने आंसुओं को पूछ रही थी, उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, अंडस को, क्यों उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए, क्या उनकी इतनी हैसियत नहीं की थी ओ सेहर को पाल सके, इससे अच्छा तो उन्होंने सेहर का गला ही दबा दिया होता। उसके माँ बाप तो जिंदा है, पर यह सवाल अगर उसने अपनी आंटी से किया तो ये लोग कभी नहीं बताएंगे उसके मॉम डैड कहाँ है। सेहर अपनी आंसुओं को पूछते हुए वह अपने हाथ को देखने लगी, जिस पर घड़ी चलने लगी थी। सेहर तुरंत जाकर उसने कैलेंडर देखना शुरू किया और अपनी सांसें खींचकर अंडस को, आज 10 अगस्त है, ठीक 15 दिन बाद अदनान और मेरी शादी हुई थी और उसी दिन अबीर की मौत। मुझे अबीर को मरने से बचाना है और चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मौका मिला है। मैं अरबाज से शादी नहीं करूंगी, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि अरबाज मुझसे शादी ना करके डायरेक्ट सिद्रा से शादी कर ले। हाँ ये ठीक होगा और मुझे अपने मॉम डैड को ढूंढना होगा, एक बार वह मुझे मिल जाए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ।
सेहर गुस्से से चीखते हुए अंडस्को, अब कौन मर गया है? मुझे अकेले रहना है, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मैं घर की नौकर हूँ, नौकरों को खाने के लिए नहीं पूछा जाता, जो भी है दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुला, उसके अंकल अंदर आ गए। वह तुरंत ही सनम के बेड पर बैठकर उन्होंने अपने हाथों का प्लेट साइड में रख दिया और स्माइल करते हुए अंडस्को, लगता है कोई नाराज हो गया है क्या, किसी को चॉकलेट चाहिए? ये देखकर सेहर अपनी ही जगह थम सी गई। अब तक सेहर को समझ में आ गया था ये दुनिया कितनी ज्यादा मतलबी है। इसके अंकल जो इसके साथ रहते थे और मौके पर उन्होंने भी सेहर का साथ नहीं दिया था। उनका मुस्कुराना सेहर के दिल में आग लग रहा था। वह एक स्माइल करते हुए अपने अंकल से बोल पड़ी, अंडस्को, आपको कुछ चाहिए अंकल? सेहर के अंकल खाना की तरफ इशारा करते हुए, अंडस्को, आओ साथ में डिनर कर लेते, और वैसे भी तुम्हारी आंटी बहुत बोलती है, मेरे तो कान में दर्द हो गए, इसलिए सोचा तुम्हारे साथ ही डिनर कर लूँ, आ जाओ बच्चा। ये देखकर सेहर अपने अंकल को देखने लगी और ना चाहते हुए भी बेड पर बैठ गई। सेहर के अंकल उससे कहने लगे, अंडस्को, आज का प्रोजेक्ट चेक किया ऑफिस का? हमें क्लाइंट से मिलना था, तुम उनसे मिलने गई थी ना, क्या हुआ? सेहर के अंकल के ये कहते ही सेहर को अर्जुन की बातें याद आई कि अंडस्को, बोल देना अपने अंकल से सेहर का इस तरह से किस करके उसे खुश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सेहर को समझते देर ना लगी। अंडस्को, सेहर के अंकल का प्रोजेक्ट सिंघानिया ग्रुप के साथ था और इसी बारे में सेहर ने सेहर से कहा था। सेहर वह कुछ सोचते हुए अपने अंकल से कहने लगी, अंडस्को, मैं कल से देख लूंगी। सेहर याद करने की कोशिश करने लगे 4 साल पहले उसने कौन सा प्रोजेक्ट सिंघानिया ग्रुप के साथ किया था। तभी सेहर के अंकल उन्होंने खाने के निवाले को सनम के मुंह में डाल दिया और उसके सर पर अपना हाथ फेरने लगे और बोल पड़े, अंडस्को, बहुत प्यारी बच्ची हो सेहर, वैसे ही जैसे सारे पेरेंट्स को चाहिए होती है। तुम बहुत मेहनत करती हो और तुम सर्वेंट नहीं हो, मेरी बेटी हो, रिदा के जैसी, ना जाने वह कहाँ है। कहते हुए उसके अंकल सेहर के सर से हाथ हटाते हुए कैमरे से गुड नाइट बोलकर चले गए। उनके वहां से जाते ही सेहर अपने आंखों को बंद कर लिया और याद करने की कोशिश करने लगी उसके साथ 4 साल पहले क्या क्या हुआ था। उसके लिए ये सब कुछ जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। सेहर खुद से बड़बड़ाते हुए, अंडस्को, और ये यही वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैंने अबीर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर अरबाज को भी ये प्रोजेक्ट चाहिए था, ऐसा क्या है इस प्रोजेक्ट में? कहते हुए अरबाज अपने रूम में कुछ ढूंढने लगी थी। दूसरी तरफ सिंघानिया फार्म हाउस पर लाउड म्यूजिक की आवाज साफ आ रही थी। वहां का चारों तरफ का एरिया रंग बिरंगी बत्तियों से जगमगा रहा था, जहां बहुत सारे लड़के शर्ट लेस होकर डांस कर रहे थे, साथ में वही छोटी ड्रेस में लड़कियां भी नशे में डीजे की म्यूजिक पर थिरक रही थी। वही पास के स्विमिंग पूल में कुछ लड़के स्विम रहे थे। स्विमिंग पूल के दूसरी तरफ कोई बेड पर लेटा हुआ था जिसके ऊपर एक लड़की बार बार चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह अपना हाथ उसके चेस्ट पर फेरते हुए उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी और अपने नशीली आवाज में बोले जा रही थी, अंडस्को, कम ओ कॉमन अबीर भूल जाओ उस सेहर को, मुझे देखो, आई वॉन्ट यू, किस मी बेबी। कहते हुए वो लड़की नशे में अबीर के होठों की तरफ गई। अबीर का पूरा चेहरा जो गुस्से से लाल हुआ पड़ा था, उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। ग्रे रंग, मस्कुलर बॉडी, चेहरा का कट बिल्कुल शार्प, भूरी आंखें जो इस वक्त नशे में डूबी हुई थी उससे कहीं ज्यादा गुस्से में, जो उसे एक कातिल बना रहा था। अबीर ने उस लड़की को बड़ी बेरुखी से धक्का दे दिया और चीखते हुए, अंडस्को, नो आई कैन ती फॉरगेट हर, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, खुद को समझती क्या है? अबीर सिंघानिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने मुझे थप्पड़ मारा, छोड़ूंगा नहीं मैं उस सेहर सिद्दीकी को, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। अब देखो अबीर सिंघानिया तुम्हारे साथ क्या करता है। बी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैप्टर -7। वेलकम बैक फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होगे। शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चॉकलेट चॉकलेट, चूजा उंगली से नीचे की ओर इशारा। सुबह का वक्त, सेहर की आंखें एकदम से खुल गई जब उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें पड़ी। सेहर झटके के साथ ही उठकर बैठ गई। वह पूरे गार्डन एरिया को देखने लगी थी। रात के उसके कमरे में अचानक से लाइट कट गई थी। गर्मी की वजह से सनम वहां गार्डन में आकर सो गई थी। वो अच्छे से जानती थी उसके रूम का लाइट को कट करने वाला कौन था। सेहर अपने हाथों को अपने नोज के पास ले जाकर पानी को स्मेल करने लगी। पानी से एक अजीब तरह की गंदी स्मेल आ रही थी। सेहर झटके के साथ ही उसने अपने हाथों को अपने नोज के पास से हटाकर ऊपर देखने लगी, जहां रिदा खड़ी हंस रही थी। उसके बाल आगे के लटके हुए थे। उसने ब्लैक पार्टी वेयर ड्रेस पहन रखी थी। हाथों में एक घड़ी को अपने दोनों हाथ से क्लैपिंग करते हुए, अंडस्को, गुड मॉर्निंग गार्बेज, लगता है तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना, कहीं डर तो नहीं गई अबीर से? वैसे डरना भी चाहिए, जो तुमने किया है वैसे ही असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क काफी अच्छा बनाया है तुमने,
बस फर्क इतना होगा, ये कॉलेज में तुम्हारे नेम से नहीं मेरे नेम से जमा होगा। अपने लिए नया बना लो गार्बेज, ये कचरे का पानी मेरी तरफ से गिफ्ट। कहते हुए रिदा सेहर को चिढ़ाते हुए उसने अपने रूम के बालकनी के दरवाजे को जोर से बंद कर लिया। सेहर भागकर तुरंत ही अपने रूम के वॉशरूम में आकर उसने सवार शुरू कर दिया और खुद को जल्दी जल्दी साफ किए जा रही थी। वह गुस्से से बड़बड़ाते हुए अंडस्को, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रिदा, और क्या मुझे फिर से पढ़ना होगा, फिर से पढ़ाई शुरू करनी होगी, फिर से अपना कॉलेज का असाइनमेंट, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट वर्क, ये सब कुछ मुझे वापस से नहीं बनाना। इतनी मुश्किल से मैंने कॉलेज कंप्लीट की थी, और जब लाइफ में जरूरत पड़ी तो ये कुछ भी काम नहीं आया। ओ खुदाया, मुझे फिर से नहीं पढ़ना, मुझे नहीं बनाने कोई भी असाइनमेंट, क्या फिर से ये सब कुछ करना होगा। कहते हुए सेहर ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। वह अपने हाथों को देख रही थी कि रूम में नोक हुआ। बाहर आ जाए महारानी साहिबा, कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, अब बाहर आ भी जाओ। सेहर यह आवाज सुनते ही उसके होठों पर एक स्माइल तैरने लगी। उसने झटके साथ ही दरवाजे को खोल दिया और अपने हाथों को फैलाए। नूर, नूर अपनी नाक को बंद करते हुए सेहर से खुद को दूर करते हुए अंडस्को, ये गंदी बदबू समझ गई है जरूर, सुबह सुबह सिड्रा नेम को वायरस ने फैलाया है। एक काम कर, तू अब तू रेडी हो जा, तुझे आज कॉलेज नहीं जाना क्या? एक तो तूने बवाल मचा दिया है कॉलेज में, क्या जरूरत थी उस डेविल को थप्पड़ मारने की? तुम मना भी तो कर सकती थी कि तुझे उसकी दोस्ती नहीं चाहिए। अब तुझे पता भी है पूरा कॉलेज तेरे पीछे, तेरी मनहूसियत की तरफ पीछे लग गया है। जगह जगह तेरे बैनर लगा दिए गए हैं, वह भी क्रॉस के निशान में। सनम सिद्दीकी तो गई। ये सुनकर सेहर वह बस अपनी बचपन की दोस्त नूर को घूरे जा रहे थे। वह उसे गले लगाना चाहती थी पर नहीं लगा सकती थी। वह उसकी बकबक भरी बातें सुनती जा रही थी। अचानक से नूर का फॉरेन शिफ्ट हो जाना, शादी के बाद उसके बाद उसका एक्सीडेंट में डेथ होना जाना। आज अपने सामने नूर को जिंदा देखकर सेहर ने आकर उसने नूर को ऐसे ही हग लगा लिया और कहने लगी, अंडस्को, कितना बोलती है तू, खामोश हो जा, सब संभालेंगे ना, अब तू तो मेरे साथ है। नूर चीखते हुए, अंडस्को, अरे वो मनहूस लड़की, अपनी मनुष्यत तूने मुझ पर क्यों फैलाई, जाकर सवार ले लिया, तेरी वजह से मुझे भी कपड़े बदलने होंगे। उफ, ये इरिटेटिंग वाली बदबू आने लगी मुझे भी। कहते हुए नूर वहां से जाने लगी थी। सेहर ने नूर के हाथों को पकड़ लिया और उसके गले के रेड मार्क्स को देख, अंडस्को, ये सब कुछ क्या है? नूर, कहाँ थी तू कल रात? नूर तुरंत अपने ड्रेस से रेड मार्क्स को छुपाते हुए, अंडस्को, कहा थी कि क्या मतलब है? तुझे तो पता है ना अब्बूजी हमें कहीं घर से बाहर भी नहीं जाने देते। ये बाल स्ट्रेट करते हुए जल गया है। सेहर नूर के रेड मार्क्स को अच्छे से पहचानती थी, वही ये भी जान गई थी नूर उस झूठ बोल रही है। इससे पहले सेहर कुछ और पूछ पाती कि उसके मोबाइल पर एक कॉल आया जो एक अननोन नंबर था। सेहर तुरंत ही आगे आकर उसने फोन को उठा लिया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अंडस्को, क्या आप सेहर सिद्दीकी बोल रही है? आपका अपॉइंटमेंट सिंघानिया ग्रुप के साथ आपके प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है, क्या आप मीटिंग के लिए आ जाएगी? ये सुनते ही सेहर कुछ सोचते हुए वापस अपनी आंखों को घुमाए। उसने यस में आंसर दे दिया और तुरंत ही फोन को कट कर दिया। उसने वहां पड़े हुए फाइल को देखना शुरू किया और वापस से वॉशरूम की तरह भाग गई। थोड़ी देर में सेहर नूर के साथ आईने के सामने खड़ी थी, जहां वो मीटिंग के लिए व्हाइट शर्ट पहनते हुए अपने गले में एक पेंडेंट डालकर अपने बालों को खोल लिया। वह नीचे जल्दी जल्दी अपने ब्लू जीन्स को ठीक कर रही थी। उसने वहां पड़ा हुआ एक ब्लैक कलर का कोट उठा लिया। नूर, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, तो प्लीज आज का क्लास संभाल लेना। नूर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, अंडस्को, बिल्कुल भी नहीं, अगर असाइनमेंट होता तो मैं जमा भी कर देती, मैंने सिर्फ अपने लिए असाइनमेंट बनाया है। तू उस चोरनी सिद्रा का कुछ करती क्यों? हर बार तेरी बनाए असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क पर अपना नाम लिखवा लेती है। सेहर ने नूर की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह भागते हुए बस विला से बाहर आई, जहां उसकी नजर रिदा पर पड़ी जो कार में वेट कर रही थी। नूर आगे बढ़ते हुए, अंडस्को, चलो चलो जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। नूर डायरेक्ट जाकर रिदा की कार के दरवाजे को खोलकर पीछे बैठ गई। जैसे ही सेहर उसने कार का दरवाजा ओपन किया था कि रिदा ने कार को आगे बढ़ा दिया और थोड़ी दूर ले जाकर रोकते हुए, अंडस्को, आज मेरा डेट है, मैं किसी मनहूस को अपने साथ में नहीं ले जा सकती, और वैसे भी आज तो बदबू भी आ रही है। ये सुनते ही सेहर में अपना दांत पीसना शुरू कर दिया। ये कोई नई बात नहीं थी। सेहर को बस लेट हो रहा था। वह तुरंत ही चारों तरफ देखते हुए सिद्दीकी हाउस से बाहर जाने लगे ताकि वह टैक्सी ले सके। तभी उनके सामने एक टैक्सी आ भी गई। सेहर टैक्सी की तरफ भागते हुए, तभी नूर उसके आगे आकर, अंडस्को, चलो चलो हम लेट हो जाएंगे। सेहर एक स्माइल करते हुए, अंडस्को, यह क्या हरकत है नूर, तुम्हें कार से नहीं जाना? नूर टैक्सी के दरवाजे को खोलकर टैक्सी के अंदर बैठते हुए, अंडस्को, आजकल कितनी महंगाई है, तू अकेले पे करेगी पता भी है,
अकेले जाना कितना अनसेफ है। तू नहीं जाएगी कार से तो मैं भी नहीं जा रही, वैसे भी दोस्ती किस काम की, चला आ जा, वैसे भी हमें अच्छे से पता है मनहूस कौन है और डायन भी छोटी आंखों वाली सिड्रा। नूर की बातें सुन सेहर के होठों पर एक स्माइल आ चुकी थी। वह पूरे रास्ते उस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी जिस पर उसके अंकल की डिजाइनिंग ड्रेस और सिंघानिया जिनका डायमंड के बिजनेस का दोनों का कोलेबोरेशन के लिए एक प्रोजेक्ट वक्त था या आने वाले फैशन डिजाइन की कुछ मॉडल को सनम के अंकल के डिजाइनर ड्रेस पहनने वाली थी, साथ में सिंघानिया ग्रुप के डिजाइनिंग डायमंड के सेट की। इस प्रोजेक्ट को पढ़ते ही सनम को सब कुछ समझ में आ गया था और खुद से बड़बड़ाते हुए अब समझ आया अंडस्को अरबाज इस प्रोजेक्ट के पीछे क्यों है। उसके रॉयल फट्स ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की डील्स चाहिए, पर ये कौन सी कंपनी है जो फॉरेन में है, अंकल के साथ मिलकर काम कर रही है। अलजकीरा इंडस्ट्रीज कहते हुए सेहर की सांसें अटक गई। अंडस्को ये जकिया मेरी मॉम का नेम है और अलसाजिद सिद्दीकी मेरे डैड। ये सोचते ही सेहर की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ये सच है या सेहर का भरम, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपने ही उलझन को खुद से सुलझाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद सेहर अपने उलझन के साथ ही सिंघानिया ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी। नूर अपना हाथ हिलाते हुए अंडस्को अंदर जा, मेरे सारे गुड लक आज तेरे, कहते हुए नूर बस सेहर की तरह बड़ी। सेहर अपना हाथ आगे करते हुए अंडस्को बस कर, कभी कभी लेबिसियन वाली हरकतें क्यों करती है तू नूर। नूर एक स्माइल करते हुए अंडस्को क्या करूं, लड़के तो भाव नहीं देते ना, तो तू मेरी अपनी है थोड़ी, तो मुझे बर्दाश्त कर लिया कर, कहती हुई नूर ने सेहर के गालों पर किस कर लिया। ऐसे फ्लर्ट करता हुआ देखा सेहर ने नूर को धक्का दे दिया और एक लंबी सांस खींचते हुए उस एरिया में जाने लगे जहां प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग होने वाली थी। आगे सिंघानिया ग्रुप का एक एम्प्लॉय सनम को 14 फ्लोर पर ले आया। सेहर ने दरवाजे को खोल दिया और नॉक करते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गई जहां एक ही लाइट चल रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में चारों तरफ कुर्सी लगी हुई थी। अजीब बात यह थी कि वह पूरी तरीके से खाली थी, सिर्फ एक सीट पर सेहर को कोई शख्स नजर आया जिसने अपने हाथों से सेहर को बैठने का इशारा किया। सेहर को कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी नजर दरवाजे पर गई जहां वो बंद हो चुकी थी। सेहर कुछ सोचते हुए बोलने को हुई तो तभी सामने से सर्द आवाज आए, अंडरस्को लुकिंग गॉर्जियस, खुद को काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, फिगर बिल्कुल परफेक्ट है, हाइट भी अच्छी है, ऊपर वाले ने थोड़ी सी स्किन भी अच्छी दे रखी है, देखने से नॉर्मल ही लग रही हो तुम्हारे अंदर अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं, फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरे इतने मिस कॉल्स और मैसेज पर भी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक कभी रिप्लाई नहीं, लेकिन जैसे ही सिंघानिया ग्रुप से मैंने मैसेज भेजे भागती हुई यहाँ तक आ गई। मतलब साफ है, तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है सेहर सिद्दीकी, क्या वह पैसे हैं? कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए? सेहर की आंखें ये बातें सुनकर फैल गई। वो दांत पीसते हुए अंडस्को अबीर। कॉन्फ्रेंस हॉल की सारी लाइट जल गई। आगे प्रेसिडेंट के सीट पर अबीर बैठा हुआ था जिसके लाल आंखें जैसे वो पूरी रात जागा हो, साथ ही गुस्से से सनम को देख रहा था। वह अपने हाथों में लिए पेंसिल से इशारा करते हुए अंडस्को ओ ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? बेवजह ही मैंने रेड रोज देकर प्रपोज कर दिया, मुझे तो डायमंड का सेट ला कर देना चाहिए था, तब शायद तुम्हारा जवाब हाँ होता। सेहर ने अपने हाथों की फाइल में टेबल पर रख दिया और अबीर को पहले ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने लगी और एक लंबी सांस खींचकर अंडस्को तुम्हें क्यों लगता है पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? अबीर ने तुरंत जवाब दिया, अंडस्को क्योंकि हर वह चीज मैंने पैसे से खरीदा है, तुम्हारी जैसी 1000 गर्लफ्रेंड भी, अगर तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना तो अपनी कीमत ही लगा दो। सेहर अबीर की एटीट्यूड वाली बातें सुनकर अबीर के पास वाले सीट पर बैठ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर अंडस्को तुम्हें लगता है तुम मुझे खरीद सकते हो? अबीर एटीट्यूड के साथ ही सेहर की आंखों में देखते हुए अंडस्को ऐसा कुछ भी नहीं जो अबीर सिंघानिया ना खरीद पाए। सेहर एक स्माइल करते हुए अंडस्को तो अच्छे से अपने माइंड में फिक्स कर लो, कुछ भी खरीद सकते हो, एक सेहर सिद्दीकी ही है जिसे तुम नहीं खरीद सकते हो। कहते हुए सेहर ने अपने मुंह पर अपने हाथों को रख लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए अंडस्को यह मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस बेवकूफ को उकसा रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि किस कदर पागल जिद्दी है, पिछली बार मेरी इन्हीं लफ्जों की वजह से इसने सुसाइड कर लिया था, मुझे तो इसे मारने से बचाना है। हाँ ये थोड़ी बचकानी हरकतें करता है पर ऐसे कैसे मैं सुन सकती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे पूरी दुनिया अब खत्म हो जाए, मैं सिर्फ अब अपने लिए जीऊंगी, बहुत जी लिया मैंने दूसरे के लिए। कहते हुए सेहर अपना दांत पीसने लगी। अबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो सेहर को घूरते हुए उसने सेहर की कमर में हाथ लगाया और तुरंत ही अपने बाहों में खींच लिया। सेहर किसी रैबिट की तरह अबीर की बाहों में आ गिरी, सांसें तेज चलने लगी थी। वह अबीर की भूरी आंखों में देखने लगी और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर अंडस्को यह क्या हरकत है, छोड़ो मुझे अबीर।
अबीर सेहर को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। अंडस्को बिल्कुल भी नहीं। नो वन हैज द गट्स टू रिजेक्ट मी फ्रॉम टुडे एंड राइट नाउ यू आर माइन, सेहर सदीकी। मुझे कोई ठुकराए इतनी किसी की औकात नहीं, आज से और अभी से तुम मेरी हुई, सेहर सदीकी। बी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, जल्द ही सनम अपने फैमिली से मिलेगी। सॉरी अगर की मिस्टेक्स हो तो कमेंट में बीटीए देना दोस्तों। चैप्टर 8, अबीर का पागलपन। अब आगे। सेहर किसी रैबिट की तरह अबीर की बाहों में आ गिरी, सांसें तेज चलने लगी थी। वह अबीर की भूरी आंखों में देखने लगी और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर अंडस्को, यह क्या हरकत है, छोड़ो मुझे अबीर। अबीर सेहर को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। अंडस्को बिल्कुल भी नहीं। नो वन हैज द गट्स टू रिजेक्ट मी फ्रॉम टुडे एंड राइट नाउ यू आर माइन, सेहर सदीकी। मुझे कोई ठुकराए इतनी किसी की औकात नहीं, आज से और अभी से तुम मेरी हुई, सेहर सदीकी। कहते हुए अबीर सेहर के होठों की तरफ बढ़ने लगा था। सेहर अबीर की बाहों में ही सेहम सी गई थी। वह उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसकी भूरी आंखों में देखते हुए अंडस्को, स्टॉप ईट नाउ, ये तुम क्या कर रहे हो अबीर, दूर हटो मुझसे। अबीर सेहर को अपने और करीब खींचते हुए अंडस्को, नो आई कांट। सेहर अबीर को अपने इतना करीब देखकर हक्की बाकी रह गई थी। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। उसने पूरी ताकत के साथ अबीर को धक्का लगा दिया और वहां से भागते हुए दरवाजे के पास आकर उसको खोलने की कोशिश में लग गई। पर दरवाजा बाहर से बंद था। तभी पीछे से हंसने की आवाज आई। अबीर अपने हाथों को उठा हवा में क्लैपिंग करने लगा और कहने लगा, अंडस्को, डेट्स सो इंटरेस्टिंग, हम तुम एक कमरे में बंद हो। हाँ अच्छा, भागना चाहती हो मुझसे डॉल, पर नहीं भाग सकती। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो आई रियली फॉर यू हार्डली राइट नाउ। सेहर अबीर से ये सुन पूरी तरीके से गुस्से से भर गई और चीखते हुए, अंडस्को, शट अप, ओपन द डोर राइट नाउ, वरना अबीर तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अबीर सेहर के बातों को बीच में काटते हुए, अंडस्को, वरना क्या, टेल मी। कहते हुए उसने सेहर की फाइल उठाकर उसे टुकड़े टुकड़े करके हवा भी उड़ा दिए। अंडस्को, तुम मुझसे उलझने का अंजाम जानती भी हो। सेहर अबीर के पागलपन को देख रही थी। वो दरवाजे पर ही अबीर को अपने पास देखकर पूरी तरीके से सहम गई थी। अबीर उसकी तरफ आया। उसने अपने हाथों को सेहर के सर के ऊपर रखते हुए अपना दूसरा हाथ उसके चेहरे पर रखकर, अंडस्को, आई नीड यू डॉल, मुझे नहीं पता क्या होता है, पर मैं तुम्हें बस पाना चाहता हूँ। आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ यू, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। कहते हुए अबीर सेहर के एक बार फिर से करीब आ गया। उसने सेहर की गर्दन पर अपने होठों को रख दिया। सेहर पूरी तरीके से दरवाजे से लगी हुई थी। उसके दोनों हाथ अबीर के सीने पर जम गए। सेहर धीर से, अंडस्को, होश में आओ अबीर एंड लिव मी, आई एम नॉट योर डॉल। ये सुन अबीर अपनी आंखें सेहर की तरफ मोड़ उसे देखने लगा, जो पूरी तरीके से हल्की लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था अबीर ने ड्रग्स लिया हो। सेहर बस डरते हुए अबीर की आंखों में देख रही थी। उसने अबीर से अपने चेहरे को छुड़ाया और तुरंत ही अबीर के हाथों में अपने दांतों को हलाए वहां से दूसरी एरिया में भाग गई। ये देखकर अबीर ने सेहर की तरफ अपने लंबे हाथों को बढ़ाया ताकि उसे पकड़ सके। पर सेहर का शॉट उसके हाथों में आया और सेहर का कंधे पर से ड्रेस फट गया। कि तभी पीछे से सर्द आवाज आई, अंडस्को, लीव हर अबीर। आवाज सुनने के बाद भी अबीर ने सेहर के कंधे को पकड़ लिया और चीखते हुए, अंडस्को, नो नेवर, चले जाओ यहाँ से भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ मैं बिजी हूँ अपने डाल के साथ। कहते हुए अबीर ने सेहर को हक करना चाहा, पर अचानक से अबीर के हाथों को अर्जुन ने आकर पकड़ लिया और उसे तुरंत ही दूसरी तरफ धक्का देकर, अंडस्को, रोहन अबीर को लेके जाओ। अर्जुन के ये कहते ही रोहन आगे आया। उसने अबीर के हाथों को पकड़ लिया और तुरंत ही उसे वहां से ले जाने लगा। पर अबीर बार बार सेहर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। बहुत ही कोशिश के बाद रोहन उसे 2 गार्डों के साथ अबीर को लेकर वहां से चला गया। सेहर बस ये सारे सिचुएशन को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन अपना दांत पीसते हुए, अंडस्को, तुमसे कहा था ना मेरे भाई से दूर रहना, क्यों आई थी तुम यहाँ। सेहर अर्जुन की तरफ देखते हुए, अंडस्को, और रियली मैं यहाँ रोटियां बनाने आई थी। आपने ढाबा जो खोल रहा है अपने ऑफिस में, मुझे लगा था आप ये पूछेंगे कि आपका भाई ने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया और प्रोजेक्ट की मीटिंग में वह यहाँ क्या कर रहा था और उसका यह पागलपन। अर्जुन सेहर की बातों को सुनकर बीच में ही बात को काटते हुए, अंडस्को, जस्ट शट योर माउथ, मेरा भाई पागल नहीं है। सेहर उतने ही गुस्से के साथ, अंडस्को, एक्सक्यूज मी, मैंने आपके भाई को पागल नहीं कहा, मैं। अर्जुन सेहर के आगे आकर, अंडस्को, तो क्या मैं पागल हूँ। सेहर अपना दांत पीसते हुए, अंडस्को, इसमें कुछ शक है क्या।
सेहर की बातें सुनकर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस खींचकर उसने अपने पहले टाई को ढीला किया और सर्द आवाज में अंडरस्को, तो तुम एक पागल के साथ कोई प्रोफेशनल आई थिंक वर्क नहीं करना चाहोगी। मैं सिद्दीकी ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट रिजेक्ट करता हूँ, अब से ना ही कोई डील होगी, ना ही कोई मीटिंग। तुम मेरे घर से लेकर ऑफिस, इन फैक्ट कॉलेज में भी मेरे भाई हो या मेरी पूरी फैमिली, किसी के आसपास नजर मत आना। सेहर अर्जुन की बातें सुनते ही चीखते हुए अंडरस्को, मिस्टर सिंघानिया आपका भाई मेरे पीछे आता है, क्या दिखाई नहीं देता आपको कि उसने अभी अभी मेरे साथ क्या किया है? या आपकी आंखों का लगा लेंस सिर्फ सिर्फ दूसरी की खामियां ही देखती है? पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीज अलग होती है। मिस्टर सिंघानिया, आपके भाई ने मेरे साथ यह सब कुछ किया और उससे पूछने के बजाय आप मुझे ये समझा रहे हैं कि आप मेरी कोई पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ की गई इतनी ज्यादा मेहनत की प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरी पर्सनल लाइफ में आपका भाई मेरे पीछे किसी साइको की तरह लगा हुआ है। तभी अर्जुन गुस्से से चीखते हुए अंडरस्को, शट अप। अर्जुन की गुस्से वाली आवाज सुनकर सेहर उसे देखने लगी। अर्जुन अपने उंगली दिखा, अंडरस्को, प्रोफेशनल डील्स करने के लिए पर्सनल लाइफ भी मायने रखती है। मैं बस नहीं चाहता कोई भी डील, सो आप यहाँ से जा सकती है। एम सिद्दीकी। अर्जुन की बातें सुनकर सेहर पूरी तरीके से गुस्से में लाल हो चुकी थी। उससे कहीं ज्यादा उसकी पर्सनल लाइफ, उसने कितनी मेहनत की थी। वह तुरंत ही अर्जुन की तरफ देखते हुए, अंडरस्को, राइट, आप ही आपसे ध्यान दीजिएगा, आपका भाई मेरे पीछे ना आए। कहते हुए सेहर वहां से जाने लगे। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, क्या वह जो सोच रही है ठीक है? उसके हाथ से तो ये प्रोजेक्ट भी चला गया। एक यही प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से वह ये जान पाती कि फॉरेन में जो वह कंपनी उसके मॉम और डैड के नाम से थी, क्या सच में उसके डैड की है। कहते हुए सेहर की आंखें भर आई थी, पर इतनी बेरुखी से और इंसल्ट करके अर्जुन का सेहर को वहां से जाने के लिए बोल देना सेहर को गुस्सा दिला रहा था। उसे कहीं ज्यादा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। वह बस अपने हाथों से अपने कंधे को ढकते हुए वहां से जा रही थी। अर्जुन का केबिन। अर्जुन अपने कोट को उतारकर वही कॉन्फ्रेंस हॉल में रख दिया और अपने कफ को ऊपर करते हुए गुस्से में मुट्ठियों को बंद करते हुए तुरंत अपनी केबिन में आया। उसकी नजर अबीर पर खड़ी, जो वहां उसी की चेयर पर बैठा हुआ ऑफिस से जाते हुए सेहर को देख रहा था। अबीर के आगे ठीक रोहन खड़ा हुआ था। अर्जुन के आते ही अबीर दौड़ते हुए आकर उसने अर्जुन के गले से लगा लिया और कहने लगा, अंडरस्को, भाई भाई वह चली गई मुझे छोड़कर, उसे बोलो ना वह वापस लौट के आए। उसने कहा, मैं उसे नहीं खरीद सकता, हमारे पास तो बहुत पैसा है ना भाई, आप उसे खरीद कर लेकर आओ ना मेरे लिए। वो डॉल जैसी है, वह मेरी डॉल बनकर रहेगी, भाई प्लीज। कहते हुए अबीर किसी छोटे बच्चे की तरह अर्जुन से चिपका हुआ था। वही अर्जुन का गुस्से से पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसने झटके के साथ ही अबीर को खुद से छुड़ा लिया और गुस्से से अबीर के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार दिया। अबीर वहीं जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही अभी जोर जोर से हंसने लगा और तुरंत ही अपने होठों के खून को साफ करते हुए, अंडरस्को, इतना ज्यादा गुस्सा भाई, मैंने तो बस डॉल मांगा है, मॉम ने कहा था मैं जो मांगूंगा आप लाके दोगे, फिर ये गुस्सा क्यों? इससे पहले भी तो सब लाके दिया है आपने। अर्जुन अपने दोनों हाथों को अपने बालों में फेरते हुए नीचे झुका और अबीर के चेहरे पर अपने हाथों से उसके पसीने को साफ करते हुए, अंडरस्को, अबीर वो डॉल नहीं है, वह एक लड़की है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। अपनी दवाई लो और यह पागलपन बंद करो, सब ठीक है। पर भाई, कहते हुए अबीर गुस्से से की तरफ बढ़ा कि रोहन ने पीछे से आकर अबीर के गले पर एक इंजेक्शन लगा दिया। ऐसा होते ही अबीर की आंखें वही बंद होने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रोहन अर्जुन से कहने लगा, अंडरस्को, सर घर ले जाऊं या फार्म हाउस? अर्जुन सख्त लहजे में, अंडरस्को, फिलहाल इसे बेसमेंट को बंद कर दो और डॉक्टर मेहता को कॉल करो और सेहर सिद्दीकी पर नजर रखो, मुझे लगता है उसे शक हो गया है। मैं नहीं चाहता मेरे भाई की यह बीमारी किसी के भी सामने आए। इधर दूसरी तरफ सेहर गुस्से के साथ ही एक वाटर पार्क के पास खड़ी हुई थी। उसके आंखों के सामने अबीर का चेहरा याद आ रहा था। वह अपने आंखों को बंद करते हुए, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इसका मतलब उसे कोई मेंटल इलनेस से, और यह बात मुझे 4 साल पहले समझ क्यों नहीं आई? कहते हुए सेहर अपने कंधे को देखने लगी, जिस पर अबीर के नाखून के निशान थे, जैसे उसने अपनी कोट से ढक रखा था। वह अपना दांत पीसते हुए, अंडरस्को, कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? और सारी गलती मेरी थी, मैंने उसे अपने प्यार में काला जादू करके पीछे लगाया हो। अरे कौन लड़की चाहेगी कि कोई साइको उसके पीछे गन लेकर घूमे और यह बोले, डॉल तुम मेरी हो, तुम्हें सांस भी मेरे हुक्म से लेना होगा, और मेरी सारी प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। अब तो वजह भी मिल गया मेरे उसे चुड़ैल आंटी का मुझ पर गुस्सा निकालने का। जब मुझे ऐसे ही लाइफ जीना था, तुम मुझे 4 साल पहले भेजा ही क्यों? कहते हुए सेहर खुद से सवाल किए जा रहे थी। सेहर के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही सेहर को आंखें फैल गई।
मैसेज में साफ साफ लिखा था, सेहर को कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। सेहर की आंखों के सामने कई सवाल आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वो रिएक्ट कैसे करे। उसे समझते देर ना लगी ये कैसे और क्यों हुआ है। उसकी आंखों से बस गर्म पानी की बूंदें छलक गई। सेहर के मुंह से एक उफ की आवाज तो नहीं आई, पर अंदर जो तूफान उठा था सेहर को ही पता था। तभी अचानक से एक ब्लैक कार आकर ठीक सामने सेहर के आगे आकर रुकी। उसमें एक ब्लैक कोट पहने कोई बाहर आया और कर के दरवाजे को खोल सनम को अंदर जाने का इशारा करने लगा। ये देख सेहर पूरी तरह से चौंक गई। इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि सेहर को किसी ने कार के अंदर धक्का लगा दिया। तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। चैप्टर -9। अब आगे। सेहर वाटर पार्क के सामने कुछ सोच ही रही थी कि उसके सामने एक ब्लैक कार आके रुकी, जिसमें से एक गार्ड बाहर आया। उसने तुरंत ही कार के दरवाजे को खोल दिया और सेहर को अंदर जाने का इशारा करने लगा। सेहर इससे पहले कुछ समझ पाती कि पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया। सेहर डायरेक्ट कार के अंदर जा गिरी। वो जोर से चीखते हुए अंडरस्को, कौन हो तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो मुझे, कहते हुए सेहर दरवाजे की तरह बड़ी ही थी कि सामने बैठा गार्ड अपनी सख्त आवाज में कहने लगा, अंडरस्को, मिस्टर सामी अकरम साहब ने आपको याद किया है। ये नाम सुनते ही सेहर एकदम से कार में सुन पड़ गई। सिद्दीकी हाउस। सेहर के अंकल अपनी हाल में कुछ अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक फ्रस्ट्रेशन साफ थी। देख के साफ पता चल रहा था कि उन्हें प्रोजेक्ट रिजेक्शन के बारे में सब कुछ पता चल गया हो। वह कुछ सोचते हुए तुरंत उन्होंने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ सख्त आवाज आई, अंडरस्को, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा ही। बदले में मैंने सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश की थी, वह थी तुम मेरी बेटी को जितना हो सके उतना मुझसे दूर रखो। पर शायद तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ से सेहर के अंकल अपने माथे का पसीना साफ करते हुए, अंडरस्को, हमें माफ कर दीजिए भाईजान, हमें नहीं पता था इम्प्लाइड से गलती हो जाएगी, गलती से प्रोजेक्ट की फाइल बदल गई थी। वैसे भी सेहर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ से अंडरस्को, रियली, इसलिए उसने मेरे असिस्टेंट को कॉल लगा दिया। देखो वाजिद, मैं नहीं जानता तुम ये कैसे करोगे, पर कैसे भी करके मेरी बेटी को मुझ तक पहुंचने से रोको, बदले में तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। कहते हुए कॉल कट हो गया। सेहर के अंकल फिर से फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से के साथ ही अपने सोफे पर बैठ गए। वहीं सेहर की आंटी आ गई और कहने लगी, अंडरस्को, मुझे कुछ ज्वेलरी लेना है, अभी तक वो कमबख्त जौहरी आया क्यों नहीं। सेहर के अंकल के चेहरा गुस्से से और लाल हो गया। वो चिढ़ते हुए, अंडरस्को, क्या आपको सिर्फ ज्वेलरी दिखाई देती है बेगम। सेहर की आंटी मुंह बनाते हुए, अंडरस्को, तो और क्या देखो आपकी मनहूस भतीजी को जिसने मेरा जीना हराम करके रखा है, साथ में मेरी बेटी की खुशियों पर भी फन फैलाए बैठी है, अरबाज को छीन रही है। ये सुनते ही सेहर के अंकल बेहद गुस्से के साथ, अंडरस्को, कौन सी खुशी छीन ली उसने, ओ लड़का एक आवारा है, हम सेहर को उससे दूर रखना चाह रहे हैं, आप उसे रिदा के पीछे लगा रही है। आपको को अच्छे से पता है वह सेहर के पीछे क्यों लगा है, वह जान गया है। जहां आप खड़ी है, आपने ये जो ज्वेलरी पहनी है, आप जो ये अच्छे अच्छे खाती है और हमारे मुलाजियों पर अपनी हुक्म चलती है, सब कुछ सेहर का है। यहाँ तक कि कंपनी भी, और वह हमें इसलिए मिली कि हमें सेहर को अपनी बेटी बनाकर पालना था, पर आपकी हरकतें, तौबा तौबा, खुदा बचाया आपसे। कहते हुए सेहर के अंकल वहां से बेहद गुस्से के साथ ही निकल गए। पर सेहर की आंटी जोर से चीखते हुए, अंडरस्को, सिद्दीकी साहब, हरकतें हमारी माशाअल्लाह से अच्छी है, अगर बुरी होती तो आप हमारे शौहर नहीं होते। उसका क्या, हमने ही उसे पाला है, क्या कुछ नहीं दिया उसे उसकी माँ की हरकतों के बाद थी। कहते हुए आंटी उन्होंने अपना दांत पीसना शुरू कर दिया था। इधर दूसरी तरफ सेहर को एक काफी आलीशान विला के सामने गॉड्स ने कार को रोक दिया। सेहर एक सांस खींचते हुए, अंडरस्को, बस यही देखना बाकी था, फिर से मुझे एक बड़ी सी लेक्चर मिलने वाली है। इतना कहते ही सामने से एक गार्ड सेहर को अंदर अपने पीछे आने का इशारा करते हुए विला के अंदर ले जाने लगा। सेहर गुस्से के साथ अपने फोन को बार बार किसी को कॉल किया जा रही थी, जो एक फॉरेन नंबर था। कमाल की बात है, पहले तो नंबर पिक कर लिया गया था, अब ये सब। कहते हुए सेहर गुस्से से विला के हाल में आ गई। सामने और कोई नहीं, 55 साल का आदमी जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। वह पठानी सूट में अपने हाथों में एक फोन लिए हुए बैठा था। सेहर के आते ही सेहर पहले तो उसने पूरे घर को देखा, वह जाकर उस आदमी के सामने खड़ी हो गई और खुद से बड़बड़ाते हुए, अंडरस्को, याद है अच्छे से क्या सुनाया था 4 साल पहले, तुम मेरे बेटे अरबाज की लाइफ से चली जाओ,
मैं चाहता हूँ तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारे माँ बाप का भी कुछ भी आता पता नहीं है, भला कौन शरीफ खानदान तुम्हें अपने घर की बहू बनाएगा। मेरी भी सिचुएशन समझो, तुम एक मेहनती लड़की हो, किसी और को पकड़ो और मेरे बेटे को अपनी चुगल से आजाद करो। कहते हुए सेहर सामने बैठे शख्स देखने लगी, जो और कोई नहीं अरबाज के डैड थे, जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अचानक से खड़े होकर अंडस्को, अरबाज तुमसे शादी करना चाहता है, उसने तुम्हारे लिए घर भी छोड़ दिया है, और खैर जाने दो, हमें ये सब बातें नहीं करनी। अगर वह तुमसे शादी करना चाहता है, मैं भी उसकी फैसले को रिस्पेक्ट करता हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी फैमिली नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सेहर की आंखें फैल गई। वो खुद से बड़बड़ाते हुए अंडस्को, ये स्क्रिप्ट में नहीं होना चाहिए, इन्हें तो मुझे पैसे ऑफर करना चाहिए था। ये हो क्या रहा है? अकरम साहब, आप तो अपनी जवान के लिए जाने जाते हैं, इतनी आसानी से कैसे इसे मान सकते हैं? अरबाज के डैड सेहर को अजीब नजरों से देखने लगे थे। सेहर की आंखें पूरी तरीके से चौंकने के साथ फैल हुई थी। वो बस अपना हाथ आगे करके सलाम करते हुए विला से बाहर निकल गई। सेहर बस अरबाज के डैड को बातों से परेशान होकर यहाँ से वहां से घूम रही थी। तभी सेहर की नजर गार्डन एरिया में गई, जहां सेहर को कुछ लोग नजर आए। सेहर की नजर वही कार पर थम गई, जिसे देखते ही सेहर ने अपनी नजरें फेर ली। कार से अरबाज अपना हाथ हिलाते हुए अंडस्को, ही जान, अब तो डैड ने भी हाँ कर दिया है। क्या तुम रेडी हो? अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और तुम मेरी। कहते हुए अरबाज सेहर की तरफ बढ़ा। सेहर अपना हाथ आगे करते हुए अंडस्को, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम एक मक्कार और झूठे इंसान हो। तुमने कहा था तुम मेरे लिए हॉस्टल के एक रूम में रह रहे हो, रियली, पर तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा यहाँ कार में किसी के साथ। शेम ऑन यू। अरबाज अपने कोट को ठीक करते हुए एक स्माइल करने लगा। देखने से साफ पता चल रहा था कि वह नशे में है। वह पीछे इशारा करते हुए अंडस्को, आज ही डैड के बुलाने पर वापस आया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं सेहर, बस दोस्तों में थोड़ी सी पार्टी मांग ली। सेहर अपनी आंखें अरबाज को दिखाते हुए अंडस्को, और तुमने दे दी? किसी के साथ खुद सो भी गए, अपने जमीर के बेचने भी लगे, जरूर दोस्तों ने ही कहा होगा। ये सुनते ही रिदा कार से बाहर आ गई और अपनी ड्रेस ठीक करती हुई अंडस्को, किसी के साथ नहीं, ये मेरे साथ था, कोई प्रॉब्लम है छोटी बहन? ये देखकर अरबाज की आंखें गुस्से से भर गई। वो रिदा को देखते हुए अंडस्को, व्हाट आर यू डूइंग? रिदा तुरंत ही अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए अंडस्को, इसके साथ थी तुम्हारे प्यार के साथ, और जब एक लड़का और लड़की साथ होते हैं तुम्हें पता होना चाहिए छोटी बहन क्या होता है। हम दोनों रोमांस कर रहे थे। सेहर अपना हाथ हवा में उठाते हुए क्लैपिंग करते हुए अंडस्को, थास्ट्स गुड, मतलब ये पहले से ही चल रहा था मेरे पीठ पीछे और मुझे पता नहीं था। कितनी बेवकूफ थी मैं। ये सुनकर अपना रिदा और अरबाज सेहर को घूरने लगे। सेहर कहने लगी, अंडस्को, ये देखकर मुझे खुशी हो रही है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें होने वाली है रिदा, क्योंकि यह नमूना शायद तुम्हारे लिए बना था पर गलती से मेरी किस्मत में आ गया। अब ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारे डैड ने ठीक कहा था अरबाज, तुम्हें तो चुनी गई चीज पसंद है, और तुम मेरे आसपास किसी पागल की तरह घूम रहे हो तो वजह भी बड़ी होगी। जहां तक मुझे पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अरबाज की आंखें फैल गई और सेहर की तरफ आगे बढ़ा। सेहर, इससे पहले ही उसने जाकर अरबाज के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अरबाज गुस्से के साथ ही वापस सेहर की तरफ बढ़ा। उससे पहले सेहर ने दूसरा थप्पड़ दे मारा। अरबाज का चेहरा लाल हो गया। ये देखकर रिदा गुस्से के साथ ही अंडस्को, यू बाई टीसी, सेहर की तरफ आई थी कि सेहर ने पूरी ताकत उसे भी एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। रिदा तिलमिलाए वही जमीन पर गिर गई। सेहर एक लंबी सांस खींचते हुए अंडस्को, न जाने कब से मैं ये थप्पड़ तुम दोनों को मारना चाहती थी, जिस थप्पड़ को तुम दोनों ने मेरी किस्मत पे मारा था, पर अब मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगी। कहते हुए सेहर की होठों पर एक स्माइल थी, वह तुरंत थी अरबाज को घूरते हुए, अंडस्को, जाके अपने डैड से बोल देना दोगले इंसान, शादी के दिन वही रखें, पर अब तुम्हारी दुल्हन कोई और बनेगी। दूसरी तरफ बेसमेंट में अबीर को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। एक छोटा सा रूम जिसमें काफी ज्यादा अंधेरा था और रोशनी के नाम पर बस एक मोमबत्ती जल रही थी। उसके सामने कोई ब्लैक सूट पहने आया और तुरंत ही अबीर के सामने बैठ गया। अबीर जोर जोर से हंसते हुए अंडस्को, देखो तो कौन आया है। वेलकम डैड, आपको नहीं लगता आपको मेरी यह जंजीर खोल देनी चाहिए? तकलीफ हो रही है आपके बेटे को? ये सुनते ही अबीर के डैड ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच दे मारा। अबीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। वह अबीर का चेहरा थामते हुए अंडस्को, डैम इट, थक गया हूं तुम्हारे इस पागलपन से, कब तक तुम्हें बचाता रहूंगा। फिर से तुमने मेरी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। हर रोज एक नया नाटक। अब वह लड़की, मुझे सब कुछ मंजूर है,
कोई रेपुटेशन पर एक दाग भी लगाए, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो, उसे मरना होगा। अबीर तुरंत ही अपने डैड की आंखों में करते हुए अंडरस्को, ओ कॉमन शूट मी, आप इतने दूर से यह बताने आए हैं, मुझे लगा था आप पूछेंगे मेरे बेटे तुम ठीक तो हो रहे हो। कहते हुए अबीर का चेहरा सख्त हो गया था। अबीर के डैड अपनी आंखें दिखाते हुए अंडरस्को, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हारा हाल चाल पूछूं, एक ऑफिस का काम तुम नहीं कर सकते, अपने इस पागलपन में हर रोज एक नया तमाशा लगा देते हो, अब तुम यही बंद रहोगे जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। कहते हुए अबीर के डैड वहां से जाने लगे। अबीर तुरंत ही अपने हाथों को हिलाते हुए चीख कर अंडरस्को, मैं पागल नहीं हूं, मैं आप लोगों ने बना दिया है मुझे मुझे एक नॉर्मल लाइफ जीना है जहां आपकी यह रेपुटेशन और आप ना हो। मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, वह मेरी पागलपन ही नहीं ख्वाहिश है मेरी, तब से प्यार करता हूं जब से वह मुझे मिली थी। मेरी लाइफ में सबने मुझसे कुछ ना कुछ छीन है, उसने मुझे दिया था। कहते हुए अबीर जोर से चीखने लगा। वही उसके डैड अबीर के घूरने लगे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि एक मामूली लड़की ने अबीर को ऐसा क्या दे दिया जो इस तरह से अबीर उसके पीछे पागल हो गया है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहां कल क्या हो किसने जाना। पर मुझे पता है। हल्की बारिश हो रही थी। लखनऊ की सड़कों पर उसकी फुहार से वहां के आसपास के पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे थे। आधी रात के सुनसान रोड पर चकाचक हल्की लाइट जलती थी। इन्हीं लाइटों के बीच सनम मुस्कुराते हुए अपने होठों से गुनगुनाते हुए इस गाने को जा रही थी। ना जाने उसे किस तरह की एक खुशी महसूस हो रही थी, साथ में एक धोखा जो कब से उसे मिल रहा था। उसके पीठ पीछे वह तो अपने अंकल के बिजनेस को संभाले और उनकी हेल्प करने के चक्कर में, साथ में इस अरबाज चक्कर में उसने तो ये सब कुछ देखा ही नहीं था। पर आज सेहर को खुशी हुई थी कि उसने थप्पड़ ही सही पर उन दोनों को जवाब तो दिया था। थोड़ी देर बाद एक रोड पर लगे हुए बारिश की पानी को उड़ाते हुए एक कार तुरंत ही सेहर के पास आ गई। कार से रिदा बाहर आए और चीखते हुए अंडरस्को, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, औकात क्या है तुम्हारी। कहते हुए रिदा अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए सेहर को देखने लगी। रिदा को देखने से उसे ऐसा लग रहा था वो गुस्से में पागल हो चुकी हो। सेहर मुस्कुराते हुए अंडरस्को, तो क्या तुम्हारी आरती उतारती, अपने होने वाले हस्बैंड के साथ कार में रंगरलियां मनाते हुए देखकर, अब देखो रिदा क्या होता है। रिदा चीखते हुए अंडरस्को, क्या करोगी तुम, जाके डैड से बताओगी। सेहर तुरंत ही रिदा की बातों को सुनकर वह अपनी आंखें दिखाते हुए अंडरस्को, तुम्हारी जैसी बेशर्म नहीं हूं मैं रिदा जो जाकर अंकल को बताओ कि तुम कार में क्या कर रही थी। रिदा गुस्से से चीखते हुए अंडरस्को, सेटअप ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, तुमने बचपन से मेरा सब कुछ छीना है, अच्छे से जानती हो तुमने मेरे डैड को मेरे खिलाफ भड़का के रखा है, जो मुझे एक नजर देखते तक नहीं, और अब मुझे ये जता रही हूँ कि तुम उन्हें कुछ नहीं बताने वाली, अब तक तो तुमने उन्हें बता भी दिया होगा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही सेहर तुरंत ही रिदा के आगे आकर अंडरस्को, तुम्हारी हरकतें ऐसी है जो किसी भी बाप को शर्म से उसकी आंखें नीचे कर दे, जो रोज एक नए लड़के के साथ खुद के बाप के सामने ही हाथ पकड़ कर जाती है, उनकी आजादी का गलत फायदा उठाती है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीना है? नहीं, तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। बेफिक्र हो जाओ, मैं अंकल को कुछ नहीं बताने वाली। इतना सुनते ही रिदा का चेहरा और लाल हो गया। सेहर रिदा को घूरते हुए आगे बढ़ गई। उसकी नजर रोड पर पड़ी जहां कोई छोटी बच्ची गिरी हुई थी। सेहर तुरंत उसके पास जाकर अंडरस्को, तुम यहाँ क्या कर रही हो यहाँ। सामने अर्जुन की बेटी बैठी हुई थी जो उसके कंधे से खून आ रहा था। उसके बाल खुले हुए बारिश में भीगने की वजह से ऐसा लग रहा था उसकी आंखें अभी बंद हो जाएगी। वो उठने की कोशिश तो कर रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। सेहर उसकी बेटी को हिलाते हुए अंडरस्को, क्या हो गया तुम्हें। अर्जुन की बेटी सेहर को अपने सामने देखकर स्माइल करते हुए अंडरस्को, बेबी मिल गई, मैं बेबी को ढूंढ रही थी। कहते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी। सेहर ने तुरंत ही अर्जुन की बेटी को संभालना शुरू किया, सिद्ध को भूलकर। वही पीछे से रिदा अपनी कार को पूरी तेज रफ्तार से गुस्से के साथ ही अंडरस्को, आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी, सेहर मार जाओ आज। BYY दोस्तों, और चैनल को फॉलो जरूर करें आगे के अपडेट के लिए। चैप्टर -10। अब आगे। रिदा सेहर की बातों से बौखलाए ये तक भूल गई थी कि सेहर के साथ एक छोटी बच्ची भी है। वह उसे कुचलने के लिए उसने अपनी कार को फुल स्पीड के साथ ही सेहर की तरह बढ़ा दिया था कि अचानक से रिदा के आगे दूसरी कार आ गई। उस कार की टक्कर से बचने के लिए रिदा ने अपनी कार को लिफ्ट मोड़ लिया और स्पीड भी काम कर दिया। सेहर ने अर्जुन की बेटी को अपनी गोद में उठाया हुआ था कि रिदा की कार घूमते हुए उसकी कमर से टकरा गई। सेहर अर्जुन की बेटी के साथ ही वही रोड पर दूर जा गिरी। सेहर दर्द से उसने अपनी कमर पर हाथ रख लिया, उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। वह अर्जुन की बेटी को देखने लगी जो पहले से जख्मी थी।
अब उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वह तुरंत उसकी बेटी को अपने हाथों से हिलाते हुए अंडस्को, उठ जाओ डॉल। पर अर्जुन की बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सब देख सेहर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसकी आंखें भी बंद हो गई। इधर रिदा लड़खड़ाते हुए अपनी कार से बाहर आ गई। उसकी कार वही रोड के बैनर से टकरा गई थी। वो घबराती हुई इधर उधर देखने लगी, जहां कुछ पुलिस की कार दिखाई पड़ी। रिदा ने अपना रुख दूसरे रास्ते पर लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ ही ले लिया। उसकी सांसें डर से काफी ज्यादा तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था उसका नशा पूरी तरीके से उतर गया हो। वह हाफते हुए बस पुलिस से भागना चाहती थी। उसने अपनी कार को वैसे ही छोड़ दिया था कि उसके आगे एक लंबी परछाई दिखी। रिदा उस परछाई को देखते ही वहीं खड़ी होकर उसने अपने कदमों को पीछे बढ़ाना शुरू कर दिया। पर वो परछाई ने रिदा को तरफ डायरेक्ट आकर उसके आगे खड़ी हो गई। रिदा तरह इससे पहले कुछ समझ पाती कि उसके सर को बड़ी ही बेरुखी के साथ वही दीवार में किसी ने दे मारा। रिदा सामने देखने की कोशिश में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। रिदा दर्द में वही जमीन पर गिर पड़ी, इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती कि सामने की परछाई ने रिदा के सर को पकड़ वही रोड के पुलिस वाले बैनर में लगाते हुए धक्का दे दिया। रिदा घायल होते हुए बैनर से टकरा के रोड पर जा गिरी। उसका सर पूरी तरह खून में सन गया। एक चीख के साथ उसकी आंखें बंद हो गई। सिटी हॉस्पिटल, सुबह का वक्त। सेहर की आंखें एक बेड पर खुली। वो भी अर्जुन की बेटी के चीखने पर। सेहर ने अपनी कमर पर हाथ को रखा हुआ था। वह दर्द में हिल भी नहीं पा रही थी। उसके ऊपर एक सीलिंग फैन टूटा हुआ लगा हुआ था, जो मुश्किल से चल रहा था। सनम की नजर दूसरे बेड पर चली गई, जहां अर्जुन की बेटी को एक नर्स जो पकड़े हुए दूसरी नर्स उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन की बेटी रोते हुए खुद को नर्स से छुड़ा रही थी, जैसे उसे इंजेक्शन से डर रहा हो, लग रहा हो। सेहर जोर से चीखते हुए अंडस्को, खुदा ये क्या मुसीबत है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा वह बच्ची चीख रही है, आप उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगा रहे हो। नर्स सेहर को पीछे मुड़कर देखते हुए अंडस्को, आपको कहीं देखा है। सेहर थोड़ा चिढ़ते हुए अंडस्को, ये जान पहचान और रिश्तेदारी की बातें बाद में, पहले कहते हुए वह खुद को संभाले तुरंत ही जाकर अर्जुन की बेटी को देखना शुरू किया और उसने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और नर्स की तरफ देखते हुए अंडस्को, आपके दिल में रहम नहीं है थोड़ा सा भी। आपको दिखाई दे रहा था कि छोटी सी बच्ची कैसे रो रही है और आप उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगाई जा रही है। नर्स मुंह बनाए अंडस्को, अब ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लगाना तो पड़ेगा ना। अब प्यार मोहब्बत लेकर प्रपोज करते हुए ट्रीटमेंट को नहीं करेंगे ना हम। ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो क्या काला जादू से ठीक करेंगे इन्हें। सेहर नर्स की बातों को बिना ध्यान दिए हुए अर्जुन की बेटी को देखे जा रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरीके से फैल गई थी। अर्जुन की बेटी का एक पैर नहीं था। सनम समझ गई वह बीच रास्ते में क्यों गिरी हुई थी। उससे कहीं ज्यादा उसे जगह जगह चोट लगी थी। रोने से चेहरा लाल, पर वह सनम को देखकर स्माइल किए जा रही थी और सिर्फ यही बोल रही थी, अंडस्को, मैंने ढूंढ लिया है। कि अचानक एक तेज चीखने की आवाज आई। अर्जुन दौड़ते हुए आकर उसने सेहर के साथ उसने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। सेहर हकलाते हुए, अंडस्को, यह क्या हरकत है मिस्टर सिंघानिया। ये बोलते ही अचानक से अर्जुन ने सेहर को छोड़ अपनी बेटी को अपने हाथ में लिया। सेहर तुरंत धम से जमीन पर गिर पड़ी। सेहर की एक दर्दनाक चीख निकल गई, पहले से ही उसकी कमर में चोट लगी हुई थी। अर्जुन की बेटी चीखते हुए, अंडस्को, डैड बताओ बेबी खिल गई। नर्स तुरंत ही अपना हाथ आगे करते हुए, अंडस्को बेटा खिल नहीं, गिर गई। तभी दूसरे नर्स ने उसे सर पर चमाट मारा। वह दोनों मिलकर सेहर को उठाने की कोशिश करने लगे। वही अर्जुन अपनी बेटी को देखे जा रहा था। वह बिल्कुल सख्त लहजे, अंडस्को, इसका एक पैर कहाँ है जो रोबोटिक है। नर्स अर्जुन को घूरते हुए, अंडस्को, हमें यह ऐसे मिली थी, हमें कोई पैर में नहीं मिला और इंसानों के पैर उसके पैर में ही होते हैं, बाहर निकाल कर घुमा नहीं होते। ये सुनकर अर्जुन गुस्से से नस की तरह बढ़ा। उसकी बेटी अपने डैड के सीने से सटी हुए, अंडस्को, डैड इन्हें नहीं पता, वो तो रोड पर गिर गया निकल के, तभी तो चोट लग गई, फिर मैंने बटी बेबी भी ढूंढ लिया। आप उन्हें गोद उठा लो, उन्हें चोट लगी है, उन्होंने मुझे इंजेक्शन से बचाया है। कहते हुए अर्जुन की बेटी ने चीखना शुरू किया। अर्जुन की नजर सेहर पर पड़ी, जो वहीं जमीन पर पड़ी हुई ऐसे घूर रही थी जैसे उसे मौका मिला और वह अर्जुन को मार डालेगी। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था। नज उसे उठाने की कोशिश तो कर रही थी, पर पेन इतना ज्यादा था कि अर्जुन उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों की निकली बूंदे उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। अर्जुन को समझ आया उसने अनजाने में ये क्या कर दिया। वो अपनी बेटी को बेड पर रखते हुए सेहर के आगे अपने हाथों को बढ़ाया।
पर सेहर ने अपनी नजरों को फेर लिया जैसे अर्जुन वहां हो ही ना। वह अपनी खुद से ही उठने की कोशिश करने लगी और बड़बड़ाने लगी, अंडस्को कमबख्त मेरी कमर तोड़ दी और हाथ ऐसे बढ़ा रहा है जैसे मुझ पर एहसान कर रहा है। इसकी बेटी के चक्कर में मैं मरते मरते बची हूँ। ये तो वही बात हो गई, मरकर दोबारा से मरना। वाह! सेहर गुस्से में बड़बड़ाए जा रही। अर्जुन ने सेहर की कमर में हाथों को लगाया और तुरंत उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सेहर के हाथ अर्जुन के गले में चले गए। वह अर्जुन की आंखों में देखने लगी थी। अर्जुन भी सेहर को बिना किसी एक्सप्रेशन के घूर रहा था। उससे कहीं ज्यादा उसकी नजर सेहर के आंसू पर थे। सेहर अर्जुन को ऐसे देखकर अंडस्को मैंने हेल्प नहीं मांगा है। अर्जुन अपनी आंखें दिखाते हुए अंडस्को मैं कर भी नहीं रहा हूँ। सेहर चिढ़ते हुए अंडस्को तो क्या आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहे हो? पर मुझे आपके साथ जाने का कोई शौक नहीं। अर्जुन अपनी आंखें दिखाते हुए अंडस्को तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा? तुम्हारे साथ तो मैं कब्रिस्तान भी ना जाऊं। लॉन्ग ड्राइव तो दूर की बात है, मेरी बेटी को तुमने बचाया है। ना जाने क्यों उसने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें ढूंढने के लिए अकेले घर से निकल पड़े। स्टूपिडिटी की भी हद होती है। कहते हुए अर्जुन जल्दी से चलते हुए तुरंत एक डॉक्टर के केबिन में घुस गया। उसने सेहर को वही बेड पर लेटा दिया। वही केबिन में डॉक्टर और भी पेशेंट को देख रहा था। वह तुरंत ही खड़ा होकर अंडस्को आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर? अपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, ऐसे ही फुरफुराते हुए घुस गए और मेरे पेशेंट को क्या होगा? अर्जुन गुस्से से अपना दांत पीसते हुए अंडस्को दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये भी एक पेशेंट है, चेक नाउ। अर्जुन के गुस्से को देखते हुए डॉक्टर वह तुरंत ही सेहर को चेक करते हुए आगे बढ़ा। अंडस्को और खुद से ही बड़बड़ाते हुए पहले तो खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, खुद ही अपना कंट्रोल खो देते हैं और वार्ड में घुसकर डॉक्टर को भी परेशान करते हैं। यहाँ नहीं, अंदर चलिए, चेक करना पड़ेगा। सेहर अर्जुन को घूरने लगी और तुरंत उठने की कोशिश करते हुए अंडस्को मुझे नहीं जाना इसके साथ। डॉक्टर कम कोई पागल ज्यादा लग रहा है। ये सुनकर डॉक्टर अपनी आंखें फ्लैट कर अंडस्को एक्सक्यूज मी मैडम, पागल किसे बोला? जब तक चेक नहीं करूंगा पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? हालत देखकर तो समझ आ ही गया है ये सब ज्यादा फोर्स से हुआ है, फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। कहते हुए उसने अपना हाथ सेहर की तरफ बढ़ाया ही था कि अर्जुन ने डॉक्टर के हाथों को पकड़ लिया और बेहद ही गुस्से के साथ मुड़ते हुए अंडस्को अपने हाथ कहाँ ले जा रहे हो? उसे प्रॉब्लम कमर में है। डॉक्टर दर्द से कराहते हुए अंडस्को ए तो ऑर्थोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओ, गाइनो के पास लेके क्यों आए? मेरा जो काम है वही करूंगा ना मैं। ये सुनते ही सेहर इतना दांत पीसते हुए अंडस्को व्हाट द हेल, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। डॉक्टर से ज्यादा तो आप पागल हैं मिस्टर सिंघानिया, पढ़े लिखे होकर भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे? अर्जुन अपने सूट को ठीक करते हुए इधर उधर देख अंडस्को मैंने ध्यान नहीं दिया और वैसे भी तुम रो रही थी। सेहर गुस्से के साथ ही अंडस्को मेरे दर्द से आपको क्या फर्क पड़ता है? ये दर्द, ये सब कुछ मेरा है। ये सुनते ही अर्जुन अपनी आंखें दिखाते हुए अंडस्को नो नहीं, ये सब कुछ मेरा है और मुझे फर्क पड़ता है। ये बोलते ही सेहर अर्जुन को घूरने लगी। अर्जुन खामोश होकर वह भी सेहर की आंखों में देखने लग गया था। डॉक्टर सेहर और अर्जुन को ऐसे देखते हुए अंडस्को अगर यह आंखों में आंखें डालकर लड़ने का इरादा खत्म हो गया है, आप मियाँ बीवी मेरे केबिन से प्लीज बाहर चले जाएं, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर अर्जुन और सेहर गुस्से से चीखते हुए एक साथ अंडस्को हम हस्बैंड वाइफ नहीं है। डॉक्टर अपना कान पकड़ते हुए अंडस्को माय फॉल्ट, समझ सकता हूँ, मेरी बीवी भी 1000 बार रोज कहती है वह मेरी वाइफ नहीं है, गॉड ब्लेस मी। अर्जुन बस वो वापस से सनम को उठाने आगे बढ़ा। सेहर अपना हाथ आगे करके अंडस्को अपने पैरों पर जा सकती हूँ। अर्जुन गुस्से के साथ ही अंडस्को शट अप, अगर यह कर पाती तो दर्द से रो नहीं होती। ये सुनकर सेहर अर्जुन को एक बार फिर से घूरने लगी थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने सेहर को चेक कर लिया था। सेहर की तरफ देखते हुए अंडस्को इंजरी बहुत ज्यादा है, हमें खास ख्याल रखना होगा, जैसे भागना या और कुछ एक्सरसाइज, साथ में ऑइंटमेंट और फिलहाल प्रिक्वेशन मैंने दे दिए हैं। आपकी बेटी भी अब ठीक है मिस्टर सिंघानिया, आपकी वाइफ भी जल्दी ठीक हो जाएगी अगर आप उनकी केयर करें तो। ये सुनकर सेहर डॉक्टर को घूरते हुए उसने झट से मेडिसिन की लिस्ट छीन ली और बड़बड़ाते हुए अंडस्को ठीक तो बाद में मैं होगी, पहले ये लिस्ट और बिल, उफ ये बिल देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। तभी डॉक्टर ने अर्जुन के आगे के पर्दे को खींच दिया और कहने लगा अंडस्को 1 मिनट में अभी आपकी कमर पर कुछ ऑइंटमेंट के साथ थोड़ी सी ड्रेसिंग करनी होगी, हल्की खरोचे भी लगी है। सेहर अंदर ही डॉक्टर से अपना हाथ छुड़ाते हुए अंडस्को पर यह सब कुछ मैं खुद कर लूंगी और आपको एक्सरे के लिए किसने बोल दिया, और इतनी सारी दवाएं, ये एक ऑइंटमेंट से भी ठीक हो जाता। ये सुनकर डॉक्टर सेहर को देखने लगा। वही सेहर का चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था।
डॉक्टर तुरंत सेहर घूरते हुए एंडोस्कोप पर आपको अभी प्रिकॉशन की जरूरत है कहते हुए डॉक्टर सेहर की कमर की तरफ बढ़ा। वही बाहर अर्जुन अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा। वो बार बार पर्दे को देख रहा था। वो गुस्से आगे बढ़ा और झटके के साथ ही पर्दे को पकड़कर खींच दूर फेंक दिया। वही अंदर डॉक्टर ने अभी सेहर के शॉट को हल्का हटाया ही था। डॉक्टर ऐसे अर्जुन को देखकर अंडस्को, मिस्टर ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन गुस्से के साथ अंडस्को, तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो, लीव हर, मेरी वाइफ है, यह मैं खुद कर लूंगा डॉक्टर, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर अर्जुन को देखने लगा था। वही सेहर अर्जुन को देख रही थी और शॉक्ड हो चुकी थी। ये शख्स क्या बोल रहा है? सेहर धीरे से अंडस्को, मिस्टर सिघानिया खुद को सच में मेरा हस्बैंड तो नहीं समझने लगे ना? यह क्या हरकत है? एक तो पहले ही आपके चक्कर में इतने सारे टेस्ट, इतने सारे बिल, अब मेरा हस्बैंड का बिल मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। अर्जुन सेहर की बातों का जवाब देने के बजाय डॉक्टर को अभी तक घूर रहा था। वो सख्त होकर अंडस्को, बाहर जाओ राइट नाउ। डॉक्टर अर्जुन को ऐसे देखकर अंडस्को, क्या मुसीबत है, इतने ही पोसेसिव है अपनी वाइफ के लिए तो हॉस्पिटल लेके क्यों आए? कहते हुए डॉक्टर मुंह बनाकर अपने ही केबिन से बाहर निकल गया। सेहर अर्जुन को ऐसे देख अंडस्को, दूर हटे आप पूरी तरह पागल हो गए हैं। पर अर्जुन सेहर से दूर हटने की बजाय उसने सेहर की शॉट को हटा दिया। सेहर गुस्से से अर्जुन को घूरने लगी। ये तभी सेहर की कमर पर अर्जुन के हाथ महसूस हुए। सेहर के होठों पर खामोशी छा गई। उसकी आंखें और बड़ी हो गई और नजरें अर्जुन के सिल्वरिश आंखों में जम गई। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे और दोस्तों मैंने इसके आगे के चैप्टर और स्टोरी लाइन जो सोचा है आप सबको पसंद जरूर आएगी, बस आप सब पेशेंस बनाए रखें एंड थैंक्स फॉर कमेंट्स दोस्तों। चैप्टर 11, ये लड़की मुझे पागल कर रही है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, होप की होगे। अब आगे अर्जुन के टच से सेहर की आंखें पूरी तरीके से फैल गई। वह अर्जुन को रोकना चाहती थी, वह ऐसा ना करे, उसे ये क्या हो रहा है, पर उसके होठों से एक उफ नहीं आई। उसके हाथ अर्जुन के कंधे पर पूरी तरीके से जमे हुए थे। अर्जुन सेहर की आंखों में देखते हुए अंडस्को, डू यू वांना किल मी, मुझे जहर से मारना चाहती हो? सेहर अर्जुन की आंखों में देखते हुए उसे कुछ समझ ही में नहीं आया वो क्या जवाब दे। अर्जुन के होठों पर एक स्माइल थी और हाथ सेहर की कमर पर वो सेहर की आंखों में देखे जा रहा था। कुछ तो था जिससे अर्जुन सेहर की तरफ बढ़ते जा रहा था। ये कैसी खुशबू थी जो उसे सेहर की तरफ खींच रही थी। सेहर बस ना में अपने चेहरे को हिला रही थी। अर्जुन खुद को संभाल अपना हाथ सेहर के हाथों में ले जाकर रखते हुए अंडस्को, ना है यहाँ, अगर ना फिर अपने नाखून मेरे कंधे में क्यों हाला रही हो? सेहर अर्जुन की आंखों में देखते हुए अंडस्को, क्योंकि आप मुझे किस तरह से टच? ये कहते हुए सेहर ने अर्जुन को धक्का लगा दिया और तुरंत ही अपना शॉट ठीक करते हुए अंडस्को, ये काम डॉक्टर का आपने उसे करने क्यों नहीं दिया, खुद को क्या डॉक्टर समझते हैं? अर्जुन सेहर से ये सवाल सुनकर उसने अपनी नजरें सेहर के चेहरे हटा दिया, साथ ही उसने अपने कोट को ठीक करना शुरू कर दिया, साथ ही अपने हाथों को अपने गले के पास ले जाकर हल्का खांसते हुए अंडस्को, मुझे नहीं पता अगर वो ठीक से तुम्हारी ड्रेसिंग नहीं करता तो इन्फेक्शन हो जाता, बस इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अर्जुन वहां से जाने लगा। सेहर भी तुरंत झटके के साथ उठी थी। उसकी एक चीख निकल गई। अर्जुन आकर उसने जल्दी से सेहर को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए अंडस्को, लुक एट मी, ज्यादा पेन हो रहा है? अर्जुन की नजर सेहर पर गई, जिसका सर अर्जुन के सीने पर लुढ़क गया था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन गुस्से के साथ सामने देखने लगा, जहां डॉक्टर डरे हुए खड़ा हुआ था। वो हकलाते हुए, अंडस्को, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कुछ नहीं किया है, बस ट्रीटमेंट की है। अर्जुन अपनी आंख दिखाकर अंडस्को, वो तो जल्दी पता चल जाएगा डॉक्टर, अगर इसे कुछ हुआ तो। रोहन, जिसने डॉक्टर के कंधे पर अपने हाथों को रखा हुआ था। अर्जुन तुरंत जल्दी जल्दी अपने कदमों के साथ सेहर को हॉस्पिटल से ले जाने लगा। रोहन अर्जुन के बेटी को संभाल लिया था। वह तुरंत ही कार के पास आकर अंडस्को, सर इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? अर्जुन रोहन को घूरते हुए, अंडस्को, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इस चोट लगी है, दरवाजा खोलो। रोहन ने तुरंत ही गार्ड से इशारा करके दरवाजा को खोल दिया। अर्जुन सेहर को कार में लेकर बैठ गया। उसने सेहर को सीट पर बैठा दिया। उसकी नजर सेहर पर पड़ी, जो दर्द में उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। अर्जुन तुरंत ही अपने हाथों को ले जाकर सेहर के बालों को हटाते हुए उसकी पसीने को साफ करने लगा। अचानक से अर्जुन ने अपने हाथों को हटाते हुए सनम को देखने लगा और खुद से, अंडस्को, क्या हो रहा है मुझे? पहले मैंने खुद ही ऑइंटमेंट लगाया, क्या हो गया था मुझे? वह डॉक्टर जब इसकी तरह बड़ा था,
कहते हुए वह सेहर को देखने लगा था जिसके गुलाबी होंठ, घनी पलके, बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे, जिसे अर्जुन अपने हाथों से हटाए जा रहा था। उससे कहीं ज्यादा सेहर की गालों पर लुढ़के हुए आंसुओं। अर्जुन अचानक से पीछे हटते हुए उसने अपने गले के पास अपने हाथों को ले जाकर रखते हुए अंडरस्को, मैं ऐसा नहीं हूँ, यह नहीं हो सकता, मुझे ये लड़की पागल कर रही है, मुझे इसे इसके घर छोड़ देना चाहिए। तभी कुछ सोच अर्जुन की आंखें सख्त हो गई, उसने ड्राइवर को तुरंत की सिंघानिया मेंशन जाने के लिए ऑर्डर दे दिया। अर्जुन की गाड़ी हवा को काटते हुए पूरी तेज रफ्तार के साथ रास्ते पर निकल गई। थोड़ी देर बाद सिंघानिया मेंशन में अर्जुन की कार रुकी। अर्जुन ने तुरंत सनम को अपने बाहों में उठा लिया जिसकी आंखें इस वक्त बंद हो चुकी थी। उसने उसे ले जाकर गेस्ट शोरूम के एक बेड पर लेटा दिया। अर्जुन के कानों में उसकी बेटी की आवाज आई जो रो रही थी। वो अपना दांत पीसते हुए अंडरस्को, रोहन इसे समझा दो। रोहन स्माइल से अपना चश्मा ठीक करते हुए अंडरस्को, सर प्लीज, हर चीज गुस्से से हल नहीं किया जा सकता और आप ही ने इन्हें बिगड़ा है। इन्हें ये बोल करके आप इन्हें डॉल ला कर देंगे, आपने प्रॉमिस किया है तो डॉल तो देना ही पड़ेगा चाहे वह जिंदा ही सही। रोहन को इस तरह से टॉन्ट करता हुआ देखकर अर्जुन की भावें तन गई। उसकी बेटी अपने उंगली से इशारा करते हुए अंडरस्को, डैडी डाल के पास जाने दो ना, मेरे पास तो पैल भी नहीं है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें में अजीब से इमोशंस आ गए। उसने तुरंत ही अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए अंडरस्को, किसने कहा तुम्हारे पास पैर नहीं है, तुम्हारे डैडी है ना, तुम्हारे लिए दूसरा पैर ले आएंगे और डॉल भी। ये सुनते हो अर्जुन की बेटी अपना सर हिलाते हुए अंडरस्को, पर मुझे वही वाली चाहिए, ओ प्याली है, बहुत प्याली है। ये सुनकर अर्जुन ने कोई जवाब तो नहीं दिया पर उसकी आंखें सेहर के मासूम से चेहरे पर जम गए थे। वो धीरे से अंडरस्को, हम शायद सच में प्यारी है पर बेवकूफ भी। तभी अर्जुन सख्त आवाज में अंडरस्को, एम सिद्दीकी जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा दिन और रात तुम्हें उठाकर घूमता करूंगा, जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। सेहर अपनी आंखें खोल अर्जुन को देखने लगी थी। अंडरस्को, वो चिढ़ते हुए, अंडरस्को, कुछ भी हो जाए कुछ लोग कभी सीधे नहीं होते, मुझे भी कोई शौक नहीं है आप पर चढ़कर घूमने का, भला किसी इंसान को गधे की सवारी भी पसंद आती है क्या? ये सुनते ही रोहन की हंसी निकल गई। वही अर्जुन अपना दांत पीसने लगा था। उसकी बेटी उसकी गोद से उतर बेड पर कैसे भी करके सेहर की गोद में जाकर सो गई। अंडरस्को, मेरी बेबी मिल गई। सेहर तुरंत ही अपनी आंखें दिखाते हुए, अंडरस्को, तुम्हें रोड पर भागने के लिए किसने बोल दिया था? लगता है तुम्हारा डैड दूसरों को एडवाइस देते देते तुम्हें ही सीखना भूल गए। कोई बात नहीं, होता है जो सब पर लगाम लगता हो, उसे भी तो कोई लगाम लगाने वाला चाहिए, वरना गधे तो गधे ही होते ही है। सेहर का टॉन्ट सुनकर अर्जुन एक बार फिर से सेहर की तरफ बढ़ा, पर रोहन ने अपने हाथ को आगे कर लिया और कोई इशारा करते ही अर्जुन रोहन के साथ वहां से निकल गया। सिटी हॉस्पिटल के एक वीआईपी वार्ड के बेड पर सिद्रा लेटी हुई थी जिसके पास ही उसकी अम्मी जान खड़ी हुई थी जिनके चेहरे पर चिंता साफ थी। वह तुरंत ही सिद्रा के चेहरे पर अपना हाथ फिरते हुए, अंडरस्को, क्या हो गया? मेरी बच्ची आंखें तो खोलो। रिदा की आंखें पिछले खौफनाक रात के साथ खुली जब उसकी परछाई ने रिदा के सर को दीवार में लगाए हुए उसने बड़ी बेरहमी के साथ ही रोड पर फेंक दिया था। रिदा पूरा चेहरा डर और गुस्से में लाल हुआ पड़ा था। सेहर की आंटी बार बार सिद्रा से सवाल पूछे जा रही थी पर उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक नर्स आकर, अंडरस्को, सॉरी आपको कुछ ज्यादा ही चोट लगी थी, साथ में आपके पेट पर भी और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस गया था। आई एम सॉरी टू से, पर आपका मिसकैरेज हो गया है, आप इन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दीजिए, अपने हस्बैंड को बुलाए या कोई फैमिली मेंबर्स। अगेन सॉरी, पर चोट ज्यादा था इसलिए शायद आप दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। रिदा अपनी भरी हुई आंखों से नज लगी और जोर से चीखते हुए, अंडरस्को, नो यह नहीं हो सकता, मेरा बच्चा। वही सेहर की आंटी की आंखें फैल गई थी। वह रिदा का चेहरा थामते हुए गुस्से में, अंडरस्को, तुम प्रेग्नेंट थी? रिदा, इतनी बड़ा गुनाह कैसे हुआ तुमसे? रिदा अपनी अम्मी की आंखों में देखते हुए, अंडरस्को, गुनाह नहीं अम्मी, मेरा प्यार, मेरा बच्चा। नहीं कहते हुए उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रिदा की अम्मी जान की आंखें गुस्से से फैली हुई थी। रिदा रोते हुए, अंडरस्को, एक यही तो सीढ़ी थी जिसे मैं अरबाज को शादी के लिए मना सकती थी, वह भी कभी हाँ नहीं करेगा। उसे प्यार नहीं दिखती, बस वो सेहर दिखती है। उसे रिदा तो चाहिए पर सिर्फ साथ रहने के लिए, सोने के लिए, उसकी बीवी बनने के लिए नहीं। कहते हुए रिदा जोर जोर से रो रही थी, उससे कहीं ज्यादा नस की बातों से। जब उसने कहा था रिदा अब अपनी लाइफ में कभी मां नहीं बन सकती। सेहर की आंटी की आंखें फैल गई थी। वह रिदा को संभाल, अंडरस्को, कुछ भी हो जाए ये बातें तुम्हारे अब्बू जान को पता नहीं चलनी चाहिए। रिदा दर्द में ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रो रही थी। वह उसकी अम्मी जान के उसे कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी।
उसकी आंखों के सामने वो परछाई याद आ रही थी कि आखिर कौन था वह शख्स जिसने उस पर इस तरह से अटैक किया था। सिंघानिया विला। अर्जुन अपने स्टडी रूम में बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रोहन उसके सामने एक फाइल देते हुए को मुझे लग रहा है हमें उन्हें फ्री नहीं करना चाहिए था। अर्जुन लैपटॉप को बंद करते हुए को रोहन तुम अच्छे से जानते से हो उस पर मैं एक खरोच भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बिल्कुल ठीक था, उसकी आंखें देखी थी मैंने। अगर ऐसे उसे बंद करके रखा उसे ये लगेगा कि हम उसे जानबूझकर और पागल कर रहे हैं और डेथ तो चाहते हैं। कहते हुए अर्जुन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों के सामने किसी औरत का एक बिल्डिंग से नीचे गिरना याद आने लगा, जैसे किसी लड़के ने उसे धक्का दे दिया हो। वह तुरंत ही अपनी आंखें खोलते हुए को डैड अभी तक उसके लिए उसे माफ नहीं कर पाए पर वह ये नहीं जानते। कहते हुए अर्जुन की आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वह रोहन की दी हुई फाइल उसने पढ़ना शुरू किया, जिसमें सनम के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन थी। वह बचपन से ही अपने अंकल आंटी के साथ है। उसके डैड उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। अर्जुन की आंखें फैल रही थी। उसकी आंखें एक लाइन पर थम गई थी जब उसने देखा सेहर किसी और से प्यार करती है और वह शहर का नामी लखनऊ के नवाब के बेटा अदनान सामी अकरम है। ये देखते ही अर्जुन जो सेहर की फोटो को अभी एक कासिस से देख रहा था, उसने उसे गुस्से से मोड़ दिया और अपना दांत पीसते हुए को इसके लिए इसकी नज़र मेरे भाई पर थी क्या, इसलिए कि नवाब साहब की कंपनी लॉस में जा रही है, मैं इस घटिया लड़की के बारे में सोच रहा था। कहते हुए वो सेहर के कमरे की तरह बढ़ा। वहीं रोहन को कुछ भी समझ में नहीं आया। अचानक से अर्जुन की स्माइल गुस्से में कैसे बदल गई। अर्जुन बेहद गुस्से के साथ ही खुद से बड़बड़ाते जा रहा था। और तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी बेटी से तुम्हें इतना दूर कर दूंगा कि वह तुम्हें कभी याद भी नहीं कर पाएगी, घटिया लड़की। कहते हुए उसने गेस्ट रूम का दरवाजा खोल दिया, जहां पर सेहर बैठी हुई थी, जिसकी गोद में अर्जुन की बेटी थी। सेहर बस कुछ गुनगुनाए जा रही थी, आंखों में निंदिया ना थी, लाड के लिए कोई साथ न थी। कैसे खोल कर देखती आंखें, मेरे पास तो मेरी माँ नहीं थी। चांद भी शर्माता था एक गुड़िया को देखकर। गुड़िया कैसे जिंदा होती, उसके पास तो उसकी जान ही नहीं थी। रोशनी किनारा हो जाया करती थी, प्यार की तलाश में घूमते हुए। अंधेरे से मुलाकात हुआ करती थी, कैसे वो अंधेरे से बाहर आती। उसके पास हाथ पकड़कर चलने को सिखाने वाला उसके डैड जो नहीं थे। कहते हुए सनम आखिर बेशुमार आंसू से भरी हुई थी। अर्जुन की बेटी तो सो गई थी पर सेहर की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वह तुरंत ही बेड पर से अपनी कमर पर हाथों को रख वही हल्की रोशनी जो चांद की थी खिड़की से आ रही थी। सेहर ने खिड़की को खोल दिया। हवा का एक झोंका सेहर के बालों को उड़ाते हुए पार हो गया। इस हवा के झोंके ने सनम को पूरी तरीके से अंदर से सुकून में भर दिया था। वह चांद को देखते हुए को क्या गलती थी मेरी, क्यों वो चले गए। ये सोचते ही सेहर की आंखों के सामने धुंधली यादें उठने लगी। कोई सेहर से बोल रहा था, मेरा पीछा करना बंद करो, जहां भी जाता हूँ वहां चली जाती हो, सब कुछ तुला कर दिया है ना, फिर तुम्हें मुझसे क्यों चिपकाना है। कहते हुए कोई शख्स एक छोटी बच्ची पर चीखे जा रहा था। छोटी बच्ची जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, वह कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी पर बजाय उसे देखने का और शख्स उसे छोड़कर वहां से चला गया। सेहर वही बालकनी में खड़ी हुई थी। उसने अपनी एक हाथ को अपने सीने पर रखकर रोना शुरू कर दिया कि तभी अचानक उसकी कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। सेहर की आंखें फैल गई। वह तुरंत घूमते हुए उसने पीछे घूमकर सामने से आए अर्जुन को हक कर लिया और बोल पड़ी, आप वापस आ गए। सेहर ने अर्जुन को पूरी मजबूती से थाम रखा था। वही अर्जुन की आंखें फैली हुई थी। उसके हाथ सेहर के सर पर चला गया, जिसे सहलाते हुए उसने अपने दूसरे हाथों से सेहर को अपनी बाहों में भर लिया। सेहर के कंधे पर अर्जुन की सांसें पड़ रही थी। सेहर का सर अर्जुन के सीने पर था। अर्जुन धीरे से हाँ मैं वापस आ गया। अर्जुन की आवाज सुनते ही सेहर की अपनी आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अर्जुन सेहर के आंसू साफ करने लग और तभी अगले ही पल सेहर ने अर्जुन को धक्का लगा दिया और वहां पड़ा फ्लावर पॉट उठाते हुए खुद गर्ज। अर्जुन अपना हाथ आगे करते हुए क्या हरकत है मिस सिद्दीकी। सेहर ये तो मुझसे पूछना चाहिए ना, क्या हरकत है मिस्टर सिंघानिया, आप मुझसे चिपक क्यों रहे थे। अर्जुन सेहर को घूर इसमें नया क्या है, देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही वेट कर रही थी, तुम साफ साफ बोल सकती हो। सेहर आगे आते हुए यही कि आप मुझसे दूर रहे, मेरे बार बार कहने पर भी आप मेरे पास आ जाते हैं। अर्जुन तुरंत ही गुस्से के साथ ही पहले वह पॉट नीचे रखो,
तुम सोच भी नहीं सकती हो उसकी कीमत क्या है, ऑलरेडी तुमने मेरे कार को तोड़ दिया है, जानती भी हो कीमत क्या थी। ये सुनकर सेहर अपनी आंख फैलाए हुए अंडस को, नहीं जानना क्या कीमत थी, पर उसकी जगह मुझे आपका सर तोड़ना चाहिए था तो शायद आपको थोड़ी सी अकल आ जाती। आप यहाँ मेरे फायदा उठा रहे थे क्या सोचकर आपने मुझे इस तरह से छुआ? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? अर्जुन की आंखें सेहर की बातें सुनकर गुस्से से भर आई। वह अपना हाथ फोल्ड करते हुए अंडस को, किस तरह से छुआ का क्या मतलब है? तुम्हारा रेप थोड़ी किया है, या तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया मैंने। मुझे लगा शायद तुम परेशान हो और तुम्हें मेरी जरूरत है, बस इसीलिए। सेहर अपना दांत पीसते हुए अंडस को, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छे से पता है आप एक वाहियात किस्म के कमजोर इंसान हैं। ये सुनकर अर्जुन सेहर के आगे आ गया अंडस को, और रियली तो फिर मुझसे चिपक क्यों गई थी? अलग ही नहीं चाहती थी, या फिर इतने लोगों को हक करने के बाद शायद पता ही नहीं चला कि कौन सा वाला सामने खड़ा है, राइट? ये सुनते ही सेहर अपना दांत पीसने लगी अंडस को। ये शख्स उससे किस लहजे में बात कर रहा है, आखिर कहना क्या चाहता है? सेहर अपना हाथ आगे करते हुए अंडस को, मुझे आपको कोई भी एज एक्यूज देने को जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया है मिस्टर सिंघानिया, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आखिर क्यों बार बार आप मेरे सामने आकर यह जताना चाहते हैं कि मुझे आप में इंटरेस्ट है? आप साफ साफ बोल क्यों नहीं देते आप मुझसे चाहते क्या है? ये सुनकर अर्जुन अपने भावे को ताने अंडस को, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता और तुम उस लायक भी नहीं हो कि अगर मैं कुछ चाहूं तो तुम उसे दे सको। ये सुनकर सेहर अपना कमर पर हाथ रखते हुए अंडस को, और रियली तो भूल जाए मुझे आपके साथ नहीं सोना है। मुझे घुमा फिरा कर बातें करनी पसंद नहीं, सो साफ साफ मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यह बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आपको भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको देखकर नहीं लगता, और आज हॉस्पिटल में आपकी हरकतें और कुछ देर पहले किया आपने जो, इसलिए आप यहाँ से निकल जाए। अर्जुन तुरंत ही सेहर के आगे आकर अंडस को, तुम निकल जाओ सिली गर्ल यहाँ से, यह मेरा घर है। ये सुनकर सेहर अपना पैर पटकते हुए अंडस को, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं, आप मुझे यहाँ लेकर आए थे। सेहर गुस्से में ही दरवाजे से जल्दी जल्दी जाने लगी थी। ये देखकर अर्जुन तुरंत गुस्से के साथ अंडस को, स्टॉप इट नाउ, तुम्हें डॉक्टर ने भागने से मना किया है। सेहर रूम के दरवाजे के पास चली गई, उससे पहले ही अर्जुन सेहर से कहीं ज्यादा तेज कदमों से आकर उसने दरवाजे को बंद कर दिया और गुस्से के साथ ही अंडस को, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सेहर अपनी आंखों को बंद करके खोल दिया और बेहद ही गुस्से में अंडस को, फिर आप चाहते क्या है? अभी अभी आपने कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊं और अभी दरवाजा बंद कर रहे हैं। यू नो व्हाट मिस्टर सिंघानिया, आपका दिमाग खराब हो चुका है। सेहर की बातों ने अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी उंगली से बैग की तरह इशारा करते हुए अंडस को, जाकर वहां सो जाओ। मैं भी आ रहा हूँ, और तुम कहीं नहीं जा रही हो, और मेरा दिमाग तुमने ही खराब किया है। ये सुनकर सेहर चौक बैग की तरफ देखने लगी, और गुस्से के साथ अंडस को, ही लगता है आपको समझ नहीं आया, मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं सोना। बड़ा चैप्टर आप सबके प्यार के लिए, साथ में प्यारे से कमेंट्स के लिए। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे नेक्स्ट चैप्टर में। और वैसे जिसने भी हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दें। तब तक के लिए बाय बाय दिल दिल। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल G9 गोकुलम को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।